आप सभी को शुभ संध्या और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आभार है और अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम डिबेट में यानी चर्चा में। पहले आवाज को लेकर के इशू आ रहा था और आप लोगों का ये था कि सर आवाज प्रॉपर हमारे पास में नहीं आ पा रही है। मेरे ख्याल से अब आपके पास में आवाज प्रॉपर आ रही होगी। फटाफट जुड़ें और शेयर करते चलें। देखिए, आज का हमारा जो मुद्दा है, आज का हमारा जो माहौल पूरा रहेगा वो राजनीतिक तो रहेगा ही। सबसे बड़ी बात यह है कि कल प्रथम चरण में पूरे हिंदुस्तान में 102 सीटों पर हुई वोटिंग। अच्छी बात है, वोटिंग हुई, लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लेकिन जनाब वोटिंग परसेंटेज रहा कम। इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये चौंकाने वाला निर्णय था और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि आखिर इतनी अवेयर करने के बावजूद, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद, लोगों में इतनी जागरूकता फैलाने के बावजूद वोटिंग परसेंटेज कम क्यों रहा। बड़ा सवाल है प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 6 चरणों के चुनाव बाकी हैं। हर पार्टी अपने अपने तरीके से दावे कर रही है, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से ताल ठोक रही है कि साहब विकास के नाम पर भाजपा का जहां स्लोगन है कि अब की बार 400 पार, वही कांग्रेस कह रही है कि साहब 150 पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा अफवाहों का दौर भी खूब तेज है इस समय। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि साहब ये 400 इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में संशोधन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर बहुमत होगा तो कड़े और कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं। देश हित में अगर आप कड़े और कठोर निर्णय लेते हैं तो शायद मेरे ख्याल से किसी को गुरेज नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन निर्णय ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि समाज के किसी एक तबके को आप महत्व दें और समाज के दूसरे तबके को आप भूल जाएं। इसी मुद्दा दबा करके, क्योंकि आज हमारे पैनल में कुछ नए चेहरे होंगे और कुछ एक्सपर्ट लोग होंगे और सबसे बड़ी बात, उनका किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। वो इस समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सबसे बड़ा मुद्दा यह है, प्रथम चरण में इतनी कम वोटिंग क्यों हुई, इसका नुकसान किस पार्टी को मिलने वाला है। विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में बड़ा फर्क होता है। विधानसभा चुनाव जो हैं वो शायद स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव जो हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े गए हैं। वो भी बड़ा इशू रहेगा और इन चुनावों में जो वोटिंग चल रही है ना, वो स्थानीय मुद्दों पर चल रही है। कुल मिलाकर के मैंने अपनी पिछली डिबेट में एक बात कही थी कि विधानसभा चुनावों का इतिहास लोकसभा चुनावों में दोहराया जा रहा है। विधानसभा चुनावों में जनता ने यह कहा था राजस्थान की ने, गहलोत तुझसे बैर नहीं पर तेरे विधायकों की खैर नहीं। और शायद हो सकता है लोकसभा चुनाव में भी जनता का थॉट ऑफ परसेप्शन यही हो, मोदी तुझसे बैर नहीं पर तेरे सांसदों की खैर नहीं। मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर कब तक अपनी नैया पार लगाते रहोगे। काम तो करना पड़ेगा ना, एक्टिव तो होना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा, जनता की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, योजनाओं का लाभ जनता को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं मुद्दों पर आज की डिबेट है, इन्हीं मुद्दों पर आज की चर्चा है और उसी की शुरुआत हम आज करेंगे। और हमारे सेवा संस्थान, एक ऐसा एनजीओ, एक ऐसा सामाजिक सेवा संगठन जिसकी स्थापना स्वर्गीय आपको भी अच्छी तरीके से याद होगा, संतोष दुबे जी ने की थी। गायों के लिए, असहायों के लिए, पीड़ितों के लिए जो उनका कारवां उन्होंने शुरू किया था, जो अभियान उन्होंने शुरू किया था, वो अब उनके पुत्र और उनकी पुत्रवधू जो है वो सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक है लक्ष्मी देवी सेवा संस्थान। चलिए आज की खबरों का सिलसिला शुरू हम करते हैं। आज तारीख है 20 अप्रैल और बार है शनिवार। सबसे पहले राष्ट्र लेवल के जो बड़े मुद्दे हैं, राष्ट्र लेवल की जो बड़ी बातें हैं, वहां से हम शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो निकल करके सामने आया। देश की 102 सीटों पर कल प्रथम चरण के मतदान हुए संपन्न और कम वोटिंग हुई। ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर कारण क्या रहा। वहीं विपक्ष कहता है कि भाजपा की हवा निकल गई। वोटिंग परसेंटेज अगर कम रहा तो भाजपा की हवा क्यों निकली? असर आप पर नहीं पड़ा? आप इस देश के लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते हैं क्या? अगर वोटिंग कम रहती है तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के लिए ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ना तो बहुत जरूरी है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए। तो एक पर एलिगेशन लगा देना मेरे ख्याल से ठीक चीज नहीं है। दूसरा, गुजरात के सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश का नामांकन फॉर्म आज रद्द कर दिया। जिला कलेक्टर ने उनको बुलाया है, बाकायदा फॉर्म चेक करवाया है और जो गवाहों के दस्तखत थे उनमें थोड़ा सा मिसमैच मिला है और मौखिक रूप से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। हालांकि वो कल हाई कोर्ट जाएंगे, जल्द सुनवाई की अपील भी करेंगे। दूसरी तरफ कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला पुलिस में दर्ज हुआ है। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री रही हैं और अब तक वित्त बजट जो है वो पेश करती आई हैं
उनका कहना था कि पीएम के 10 साल के शासन में महंगाई नहीं बढ़ी है। अन्य देशों से अगर आप तुलना करेंगे और अर्थव्यवस्था का आप तुलना करेंगे तो दुनिया में अर्थव्यवस्था नाजुक दौर पर थी, उस बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आई है। तो कहीं ना कहीं हमने इन चीजों को मैनेज किया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर हम सत्ता में वापस आते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड, जिनको लेकर के बहुत हल्ला हो रहा है, वो फिर से जारी करेंगे। जनता की सलाह और सुझावों के आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाएंगे और इनमें पारदर्शिता रखी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं और चंदा लेकर के ठेका बांट रहे हैं। यह कहना था राहुल गांधी का आज प्रचार के दौरान। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा केरल सीएम ने पीएम से समझौता कर लिया है और सिर्फ कांग्रेस पर ही वो हमला करते हैं, या तो मुझ पर या मेरे भाई पर हमला करते हैं। बिहार के कटिहार में आज नीतीश ने बड़ी बात कह दी और एक ऐसा बयान दिया जो शायद सार्वजनिक मंच पर शोभा नहीं देता है। और उनका बयान यह था, इतने बच्चे कोई पैदा करता है क्या? और यह कहा लालू यादव के लिए। दरअसल उन्होंने कहा कि जब लालू सीएम नहीं थे तो बीबी को ले आए और अब 4 बच्चों को जो है काम पर लगा दिया। इतने बच्चे कोई पैदा करता है क्या? यह कहना था नीतीश कुमार का। पश्चिम बंगाल के मालदा में ममता बनर्जी ने लोगों के बीच जम करके डांस किया और ड्रम भी बजाया। जब मोदी बजाते हैं तो इन्हें बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन ये राजनीति क्या कुछ करवा देती है ना। जाकर के जनता के बीच में भांगड़ा भी अगर करना पड़े तो करने को तैयार होते हैं जनाब, क्योंकि वोट लेना है। और इसके अलावा हिमाचल के प्रभारी सचिव तेजेंद्र सिंह बिट्टू ने आज कांग्रेस से इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन कर ली है। भाजपा के पूर्व मंत्री भी रहे, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री रहे। उन्होंने आज कहा कि कांग्रेस के समय संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी लगाई गई। सबसे ज्यादा धज्जियां अगर उड़ाई है किसी की संविधान ने तो वो कांग्रेस ने उड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 4 चुनावी रैलियां की हैं, 2 महाराष्ट्र में और 2 कर्नाटक में। इसके अलावा डीडी न्यूज चैनल, जो राष्ट्रीय चैनल है, सरकारी चैनल है, उसके लोगों की डिजाइन और कलर को लेकर के भी अब सियासत हो चुकी है, उसमें भी राजनीति आ गई। दरअसल पहले लाल रंग का लोगो हुआ करता था डीडी न्यूज का, उसे बदल करके अब प्रसार भारती ने और नारंगी रंग का कर दिया। विपक्ष का कहना है कि अब भगवाकरण जो है वो यहां भी नजर आ रहा है और अब ये प्रसार भारती नहीं है, प्रचार भारती होकर के रह गया है। इसको लेकर के प्रसार भारती के जो वर्तमान सीईओ हैं गौरव द्विवेदी, उन्होंने कहा ये भगवा रंग नहीं है, नारंगी रंग है और इसमें दूरदर्शन को हम लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। ना सिर्फ कलर और लोगो बल्कि बहुत सारी चीजें और भी हम दूरदर्शन में शामिल कर रहे हैं। अगर इसमें भी लोगों को कहीं ना कहीं रंग की कोई राजनीति नजर आती है तो ये उनका अपना विचार है। वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे दर्शक हमारे जानते होंगे कि दूरदर्शन की जब शुरुआत हुई थी 1959 में, 1959 में, उस समय भी दूरदर्शन के लोगों का जो कलर था वो नारंगी था, ठीक है ना। और अगर पुराना वही चीज लेकर के आए हैं, अगर आप उसको भगवा रंग से जोड़ करके देख रहे हैं तो ये आपकी कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने आज एक बात कही है और बड़ी बात है कि सरकार ने हाल ही में जो 3 नए आपराधिक कानून बनाए हैं वो ऐतिहासिक है, अच्छे कानून है, बढ़िया कानून है और कहा है कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव के लिए तैयार है और ये तब सफल होंगे जब इन्हें लागू करने वाले भी अपनाएंगे। ये सबसे बड़ी बात कही है। केंद्र सरकार में, संसद में जाकर के कानून वो लोग बना रहे हैं जिन पर खुद पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो फिर इन कानूनों की प्रासंगिकता रहेगी क्या? आप खुद बताइए। और यही बात आज सीजीआई ने कही है कि ये कानून तब ज्यादा प्रासंगिक है जब इनको बनाने वाले इनका पालन करेंगे, वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। तो जनाब ये शुगर लेवल बढ़ा कैसे? अभी तो इसी को लेकर के चर्चा चल रही है। बताओ आप, ये भी राजनीति का विषय हो गया। एक तरफ तो ईडी कह रही है साहब क्या करें, इतना मीठा खा रहे हैं, घर से खाने मंगाने की इजाजत दी है सीएम केजरीवाल को, और बोले साहब इतना मीठा मंगवा रहे हैं, मिठाई और आम मंगवा रहे हैं ताकि शुगर लेवल बढ़े और उनको जमानत मिले। और आज कहीं ना कहीं आतिशी ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है, बोले शुगर लेवल इतना बढ़ चुका है, उनको इंसुलिन की आवश्यकता है। ये जमानत का आधार हो सकती है, यह भी ध्यान रखना। मनीष सिसोदिया ने भी याचिका फिर से लगाई है चुनाव प्रचार के लिए। राजनीति क्या कुछ करवा रही है और लोग तमाशा देख रहे हैं इनका। लेकिन जैसा मैंने कल कहा, अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है।
जनाब आप कितने ही हथकंडे अपना लो, ये निश्चित बात है जनता जिसको चाहती है ना उसी को वोट देगी। और अब जनता भी बहुत समझदार हो चुकी है, अब आपके झांसे में नहीं आती जनता। ठीक है, और बात करते हैं प्रथम चरण की। तो कल देश की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। मतदान 68.29% रहा। यानी 2019 से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 2019 में 69.43% रहा, और इस बार जो प्रतिशत रहा है वो 68.29% रहा है। यानी मामूली सा फर्क नजर आ रहा है, लगभग 1% का, ज्यादा नहीं हुआ है। 21 में से 4 राज्यों में 80% से ज्यादा रहा है। वहीं आपको मैं बता दूं 2 राज्यों में हिंसक घटनाएं भी हुई हैं, और 2 राज्य ऐसे थे जिनमें लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी लिए कल वोटिंग हुई थी। मणिपुर में और पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं हुई हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में, जी हां आपको मैं बता देता हूं, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के लिए भी वोटिंग कल हुई थी। और नागालैंड के 6 जिलों में वोटिंग 0% रही है। वो लोग अपनी किसी मांग को लेकर के बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया था। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में यही है, सीएम योगी है, स्टार प्रचारक है, उनके जो ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार है वो चल रहा है, रोड शो चल रहे हैं। सीएम योगी ने आज निम्बाहेड़ा में प्रचार प्रसार किया है। तो अमित शाह जो है वो भीलवाड़ा पहुंचे हैं, उसके बाद वो कोटा पहुंचे हैं। उनका कहना था कि अगर कांग्रेस का शासन होता तो कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाती। ये तो शुक्र है बीजेपी का शासन था, इसलिए पीएफआई का गढ़ जो है वो कोटा नहीं बन पाया है। तो प्रचार प्रसार जो है वो भी चलता रहा है। चलिए अब हमारे एक्सपर्ट को हम इनवाइट करते हैं और उन पर इन मुद्दों पर चर्चा जरूर करते हैं। साहब क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है और राजनीति किस ओर जा रही है? लोकतंत्र की असली हत्या नेता कर रहे हैं या जनता कर रही है? संविधान की असली हत्या नेता कर रहे हैं या जनता कर रही है? जनता तो बहुत समझदार हो गई है अब। ठीक है, तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनको एक एक करके आपसे परिचय करवाता हूं। और उनमें हमारे कुछ साथी पत्रकार भी हैं और इसके अलावा 2 ऐसे व्यक्ति हैं प्रतिष्ठित जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं बल्कि एक सामान्य नागरिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मेरे साथ पुरुषोत्तम जी को। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बहुत लंबे समय से मीडिया से जुड़े हुए हैं, आज भी वो मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी बेबाक लेखनी के बारे में वो जाने जाते हैं। जो लिखते हैं स्पष्ट लिखते हैं, खुल करके लिखते हैं, और बहुत जरूरी है ये चीजें कि यहीं से कहीं ना कहीं जो है प्रतिष्ठा स्थापित होती है मीडिया की। तो मैं आप सबके बीच में बुलाना चाहूंगा पुरुषोत्तम जी को, वो आए और मुझे यहां पर ज्वाइन करें। पुरुषोत्तम सर, और पुरुषोत्तम जी के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगा अब दूसरे ही हमारे मीडिया के जो साथी हैं, लगातार लंबे समय से, आज से नहीं 30-35 साल से वो एक प्रतिष्ठित मीडिया पर्सन के रूप में काम करते रहे हैं और बहुत कुछ नॉलेज रखते हैं, इकबाल भाई। तो इकबाल जी को भी मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे साथ साथ। तो इकबाल भाई आप आए और मुझे यहां पर ज्वाइन करें एक्सपर्ट के रूप में। तो सबसे पहले वेलकम पुरुषोत्तम जी का, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सर आपका, ज्वाइन करें। और इकबाल भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप भी हमें ज्वाइन करें। 2 वो शख्सियत जो सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं, अपने समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं, युवाओं का भी नेतृत्व करते हैं और समाज की बातों को बेबाक तरीके से रखते भी हैं। उनमें अल्पसंख्यक समुदाय का नेतृत्व भी करते हैं और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, समाज के लिए बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करते हैं। उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा हाजी जमील जी। सर आप आए और बहुत दिल से आपका हम इस्तकबाल करते हैं और कई बार पहले भी हम इनको इनवाइट कर चुके हैं और खुल करके अपने विचार रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। दूसरी वो शख्सियत है जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के अलावा सबसे बड़ी बात है वो अपने मुद्दों को युवा के तौर पर खुल करके अपनी पार्टी के सामने भी रखते हैं और हर मंच पर रखते हैं, यानी राहुल भैया। राहुल जी आप आए और हमें यहाँ पर ज्वाइन करें ताकि आप भी अपना विचार जो है युवाओं को आप प्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी अपना जो है विचार लोगों के सामने रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। पुरुषोत्तम जी से तो पिछली हफ्ते भी हमने टाइम लिया था, लेकिन क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है तो आजकल टाइम मिल पाना बड़ा मुश्किल काम है और लोग अपने अपने सामाजिक बंधनों में इस तरह उलझे हुए हैं कि टाइम नहीं दे पाते हैं। खैर अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं पुरुषोत्तम जी से पूछना चाहूंगा, बहुत सारी राजनीतिक जो खबरें हैं उनको कवरेज आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। कल प्रथम फेज के चुनाव हो गए, 102 सीटों पर चुनाव हुए। देखिए अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन ने भी कहीं कोई कमी नहीं रखी है, प्रशासन ने भी कोई कमी नहीं रखी है लोगों को जागरूक करने में कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े कैसे भी करके, लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान दें। लेकिन फर्स्ट फेज में जो परसेंटेज
आप अगर पूर्वी राजस्थान की बात कर लें, इतना कम सपोर्टरा में बहुत कम नजर आया, करौली धौलपुर में सबसे कम नजर आया है। कारण क्या मानते हैं, वोटिंग परसेंटेज कम क्यों रहा? वोटिंग परसेंटेज वैसे लोकसभा चुनाव में मतदाताओं में इतना उत्साह नहीं रहता जितना विधानसभा चुनाव में रहता है। इसलिए क्या है कि यदि कोई प्रत्याशी भी पूरी तरह जी तोड़ मेहनत के बाद भी हर मतदाता तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इतना लंबा एरिया है सवाई माधोपुर टोंक संसदीय क्षेत्र कि यहाँ पर सभी से संपर्क करना और कार्यकर्ताओं को भी उतना मान सम्मान नहीं मिल पाता जितना विधानसभा चुनाव में मिलता है। लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की भी ज्यादा बखत नहीं रहती, मैं जहां तक देख रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात अगर माने जाए, क्या गर्मियों का शादियों का भी इस समय सीजन चल रहा है? गर्मी और शादी का भी 1-2% पोलिंग कम होना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि लोकसभा चुनाव में इतना उत्साह लोगों का नहीं रहता जितना विधानसभा चुनाव में रहता है। अच्छा इकबाल भाई, आप भी काफी लंबे टाइम से इन चीजों को कवरेज करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों में फर्क है? जैसा अभी पुरुषोत्तम भाई कह रहे थे कि देखिए विधानसभा चुनावों में लोकेलिटी में ज्यादा प्रचार प्रसार भी होता है, लोग इन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। लोकसभा के चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं, तो लोग इस वजह से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आपको क्या लगता है परसेंटेज कम रहने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? परसेंट कम रहने का सबसे ये है कि एक तो शादी ब्याह चल रहे हैं, बिल्कुल वो एक बड़ा फैक्टर था। दूसरी बात के लोकसभा चुनाव में ज्यादा लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं इसमें, विधानसभा की बजाय, तो इस वजह से वोटिंग परसेंटेज इसलिए कम रहा है। अब कम रहने का भी रहने से दोनों पार्टियों को खतरा है। भाजपा तो सोच रही है कि हम जीतेंगे, कांग्रेस सोच रही है कि हम जीतेंगे, लेकिन दोनों गलत फहमी में। अब ये तो क्या मतदाताओं के हाथ में, और उनका तो ईवीएम में हो गया, भविष्य हो गया है। अब लेकिन दोनों पार्टियां आपस में गणित लगा रही है कि कम रहने पे, भाजपा तो ये कह रही है कम रहने से हम जीतेंगे, जबकि आज से आप 15 साल 20 साल पहले देख लो, जब कम मात्रा में वोट होती है तो कांग्रेस निकलती है, लेकिन अब ये उल्टा हो गया। अब इसमें कम वोट पड़े तो इसमें भाजपा का ज्यादा निकलने का वो है चांस। तो कुल मिलाकर के अगर देखिए पिछले आंकड़े आप निकाल करके देखें तो विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में ये बड़ा फर्क है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहता है तो किसको ज्यादा फायदा मिलता है। हाजी जमील जी हमारे साथ में यहाँ पर हैं, और टोंक सवाई माधोपुर में सेकंड फेज में चुनाव, हमारे यहाँ सेकंड फेज में है, फर्स्ट फेज में करौली धौलपुर में चुनाव हो गया। हाजी भाई, कहीं ना कहीं लगता है एक आम नागरिक होने के नाते आपको ये लगता है कि हाँ लोगों का लोकतंत्र से कुछ मोह भंग होने लगा है? अब लोगों को ये लगता है कि यार बार बार वही लोग आ जाते हैं, वही वंश परंपरा एक चल रही है, किसी बेटे को टिकट दे दिया आपने, किसी बहू को टिकट दे दिया, युवाओं को आप आगे आने का मौका नहीं दे रहे हैं। यार ये चीजें बदल नहीं रही हैं। अगर आप बार बार वही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग भी अब इरिटेट हो गए, खिन्न हो गए कि यार क्या वोट देना, चलो छोड़ो। ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि लोग अब जो है ना लोकतंत्र से उनका भरोसा उठ रहा है। बिल्कुल, पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद दूंगा कि ये डिबेट का प्रोग्राम लोगों की सोच पब्लिक तक पहुंचाने का एक माध्यम है, जो मैं आपका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल का और आपका। और ये बिल्कुल सही बात है कि 3 बार से जॉन परिया जी को टिकट मिल रहा है बराबर, और मैंने ये देखा है कि कहीं न कहीं वो किसी चीज का शिलान्यास या फोटो खिंचवाने के लिए ही आते हैं। ऐसी कोई बड़ी चीज ला करके उन्होंने नहीं दी, जबकि मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ। मैं मान सिंह जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी जद्दोजहद में अपने समय में जो है कुसाल लेक को बना करके गंगापुर सिटी के लिए एक विकास का बड़ा आयाम दिया था, लेकिन वो राजनीतिक भेड़ चढ़ गई। लेकिन उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कोशिश की और उन्होंने कुछ देने की कोशिश की और उन्होंने दिया। लेकिन जॉन प्रिया जी ने जो है कुछ भी ऐसा टोंक सवाई माधोपुर के लिए प्रयास नहीं किया कि कोई बड़ी चीज उनको जो ला करके दे ताकि जनता उनको देखे। अब माध्यम ये बनता है कि जिस तरह से हरीश जी को जो टिकट मिला है कांग्रेस से, इसी तरह पहले उनके भाई को टिकट मिल गया था। तो ये भाईवाद और एक ही व्यक्ति को टिकट मिलते रहना या परिवार में से मिलते रहने से पब्लिक ऊब रही है, नया चेहरा चाहती है। दूसरा मेरे नजर में सबसे पहले ये है कि
जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनके अंदर क्षेत्रीय विधायक कार्यकर्ताओं पर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, और ये जो लोकसभा के चुनाव है इसके अंदर कार्यकर्ताओं का कोई महत्व ही नहीं रहता। सिर्फ भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और कार्यकर्ता इस इंतजार में बैठा रहता है कि मेरे को फोन आएगा, मुझसे बात करेंगे, मेरी पूछ होगी। लेकिन ये दोनों पार्टियों में मुझे नजर नहीं आ रहा। ये दोनों ही पार्टियां जो है, भाजपा तो सिर्फ एक मोदी के चेहरे से चुनाव लड़ रही है, जबकि उनका कोई वर्चस्व नहीं है हमारे क्षेत्र के अंदर जौनपुरिया जी का, और हरीश जी इस क्षेत्र के हैं तो वो सिर्फ भागने में लग रहे हैं, इधर से इधर, इधर से उधर के कार्यकर्ताओं को कोई भी पार्टी बिठा करके। मैंने अभी रोजे इफ्तार पार्टी हुई थी, उसके अंदर मैंने भाषण भी दिया था, तो मैंने सिर्फ उनसे यही बात उनके सामने रखी थी कि ये हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी करके आप चुनाव को जीतने की कोशिश मत करो। आप सिर्फ बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बुला करके उसको सिर्फ गले लगा लो, सिर्फ उसको गले लगा करके उसको इतना कॉन्फिडेंस दे दो कि जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, एमपी का, सांसद का, वो मेरे खास हैं, वो आपके लिए जान देने को तैयार है। एनर्जी दो, वो उसको एनर्जी दो। आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे, उसको विश्वास में नहीं ले रहे, और काम वो ही करेगा। इसलिए उसका मनोबल टूट रहा है। वो चाह रहा है कि मुझे क्या लेना देना, इसलिए मेरी नजर में परसेंटेज बहुत ज्यादा गिर रहा है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि अभी क्या नाम से अपने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा की मैंने 2 क्लिपें देखी हैं। एक क्लिप में वो कह रहे हैं कि मैं 5 दिन से घूम रहा हूँ, लेकिन एसटी और एससी समझ ही नहीं रहे, बात को समझ ही नहीं रही है एसटी एससी। और फिर उन्होंने कहा कि जब जाते हैं ना तो ये कहते हैं ये आग लगा दे या मोदी में, अच्छा मरवा दे या मोदी को। इस तरह की भाषा का प्रयोग, मतलब खुद एक मंत्री जो है अपने पार्टी के बीजेपी का मंत्री, वो खुद मतलब भाजपा के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है। दूसरा मैंने उनकी एक क्लिप देखी, उसके अंदर भरी सभा के अंदर वो आक्रोशित होकर के छोड़ के चले गए। नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलूंगा, जाओ तो इसका मकसद ये है कि कहीं ना कहीं पर खिसियानी बिल्ली वाला हिसाब किताब, तो अंतर कले भी है, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो मनोबल जो तोड़ा है दोनों पार्टियों ने, तो भुगतना तो दोनों को ही पड़ेगा। अब मुकद्दर तो जो है तय हो चुका है, कुछ लोगों का तो कुछ हो जाएगा, तो कौन कहाँ बाजी मारेगा ये अलग मैटर है। लेकिन मैं तो एक यही जो है राष्ट्रीय पार्टियां दोनों हैं, भाजपा जीते तो मेरे उससे भाजपा के प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से ये कहना है, और कांग्रेस जीते तो कांग्रेस से मेरा कहना है कि ये जो रेवड़ियां बांट रहे हैं ना, ये रेवड़ियां बांटने तो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि पब्लिक को हरामखोर बना दिया। नहीं, लेकिन एक बात बताऊं जमील भाई, आपने जो बात कही है, इस बार का जो मैनिफेस्टो है, मेरे ख्याल से दोनों हमारे जो पत्रकार है वो भी इस बात को जानते हैं। मैनिफेस्टो अगर आप उठा करके देखो तो कांग्रेस ने रेवड़ियां बांटी है, हाँ। लेकिन बीजेपी ने बहुत नपा तुला जो है अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, कम किया है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को बुढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ 2 ही बात रखना चाहता हूं, तो 2 बातों में यह है कि एक तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अगर योग्यता है उसके अंदर, तो ये नहीं कि 1 करोड़ का कोठा है साहब फलाने डॉक्टर बनाने के लिए, तो 1 करोड़ वाले ने तो पैसे दे दिए और गरीब का बच्चा डॉक्टर बनने से रह गया। तो गरीब का बच्चा डॉक्टर जरूर बने, चाहे पैसे वाले का रह जाए। ये हमारे अंदर सुविधा, टैलेंट की कदर होनी चाहिए। दूसरा स्वास्थ्य के बारे में है कि इलाज बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए, और इनमें ये जो कार्डों का जो सिस्टम है ना, ये हर रोज बदल रहे हैं। सरकार आई और फिर कार्ड बदल दिए, अब वो बेचारा वो कार्ड चेंज कराने के अंदर उसकी जिंदगी बेकार, और उस पीरियड के अंदर अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो फिर वो कहाँ जाकर के मरेगा वो। ये 2 सबसे, ये आम आदमी का दर्द है कि ये 2 मुद्दे ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल फ्री, और जो ये सुविधाएं हमको दे रहे हैं ये सब खत्म कर दो। हमें कोई लेना देना नहीं कि 5 किलो अनाज मिले, ये 400 रुपए में सिलेंडर मिले, जितने का सिलेंडर होगा उतने का खरीदेंगे। लेकिन तीसरी बात ये है कि दोनों पार्टियां सुन लें, कोई भी किसी भी सरकार बने, हर व्यक्ति को कम से कम 1000 रुपए की आय की गारंटी ले। 1000 रुपए का आज कम से कम मिनिमम एक घर का खर्चा होता है। अगर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं, पढ़ाएं लिखाएं और अच्छे ढंग की जिंदगी जिए, तो 1000 रुपए का कम से कम एक पर डे का खर्चा है एक आदमी का। तो कम से कम रोजगार इतना उपलब्ध करा दिया जाए कि 5 किलो अनाज के लिए कोई लाइन में नहीं लगे। वो जानता है कि मुझे 1000 रुपये मिल जाएंगे, मैं 5 किलो में लाइन में नहीं लगूंगा। तो वो पैसा बचा करके कहीं हम इस तरह की अगर योजनाएं बनाएं और बच्चों को
पढ़ा लिखा कर उसको उस काबिल बनाया। आज मुस्लिम समाज के अंदर यूपीएससी में 51-50 बच्चों के करीब सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि मुसलमानों के अंदर जागरूकता आ रही है, और ये सरकार की ही देन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार की ही देन है। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। सरकार ने जब ये सुविधाएं दी है और पढ़ रहे हैं तो और इसको और इजी किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात आपने कही। राहुल भाई, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर क्यों नहीं बोलते? मोदी जी ये कहते हैं कि साहब सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने, निजीकरण कर दिया आपने, तो इन पर बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, आपने बहुत बड़े बड़े और कारनामे कर दिए, 370 हटा दी आपने, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ट्रिपल तलाक बहुत अच्छी सौगात है जो मुस्लिम बहनों को मिली है, लेकिन बेरोजगारी है, महंगाई है, निजीकरण है, इस पर क्यों नहीं बोलते? सबसे पहले मैं न्यूज़ 7 के सभी दर्शकों को जय श्री राम, सभी को प्रणाम करता हूं। सर, मैं बताना चाहूँगा बेरोजगारी के लिए मोदी जी ने हमारे सभी वर्गों का ध्यान दिए रखा है। मोदी जी ने कहा है कि हमारे लिए केवल 4 ही जाति हैं। हमारे, आपने देखा होगा भारत देश में ये जातियों का प्रचलन इतना बढ़ रहा है। कोई कहता है मैं बनिया हूँ, कोई कहता है ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई माली, कोई कुछ भी, XYZ जितनी भी जातियां हैं, सब धर्मों की, सब में जातियों में बटे हुए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने कहा है कि मेरे लिए सिर्फ 4 ही जाति है। पहली है गरीब, दूसरी युवा, तीसरी किसान और चौथी महिला। हम इन चारों को ही ध्यान में रखते हुए देश के सर्वांगीण विकास हम करेंगे। और इन चारों को ही मोदी जी, आप देख रहे हैं हर जगह, मैनिफेस्टो में देख लो, सब जगह देख लो, सब जगह इन चारों को ही प्रायोरिटी दी गई है। और गरीब के ऊपर आप देख रहे हो मोदी जी का कितना ध्यान है। ये आपको, हमको कहीं बताने की जरूरत नहीं है। काम बोलता, आप एक तरफ 70 साल का काम देखो, एक तरफ 10 साल का काम देखो। आप खुद तुलना करो कि 70 साल में क्या हुआ है देश में और 10 साल में क्या हुआ है। आपको खुद को पता लगेगा कि मोदी जी ने क्या किया है गरीब के लिए। पहले गरीब सोचता नहीं था कि ये हो जाएगा। आज देखो गरीब 2 रुपए किलो में आज राशन भी मिल रहा है गरीब को। आप देखो कोरोना में अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या होता देश का। आपने एक बगल कह दी 2 रुपए किलो गेहूं की आवश्यकता हमें नहीं है, लेकिन आप कोरोना में देखो 2 रुपए किलो का गेहूं, मैं समझता हूं शायद मीडियम वर्ग ने भी लिया है। वो सबने ही वरदान बना था उस समय। वो योजना को उस समय देखो कोरोना टाइम में कितने जनों ने वो योजनाएं उठाई थी और कितने लोगों ने मोदी जी का धन्यवाद दिया था, कितने लोगों ने भारत की जनता को बचाया मोदी जी ने। ये मोदी जी के जो किए गए कार्य, ये अपने आप में एक, मैं ये कह रहा हूँ, लोगों का ये क्या है फिर, ये चीजें आप बिसरा क्यों देते हैं? बेरोजगारी और महंगाई ये क्यों बिसरा देते हैं आप? नहीं सर, के साथ पहले इतनी महंगाई नहीं थी, सिलेंडर इतना महंगा नहीं था, पेट्रोल डीजल। सर आपने एक बात तो कह दी महंगाई की। चलो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप 10 साल पहले देखो, क्या 10 साल पहले जो जमीन जितने की थी आज वो 10 साल पहले अब इतने की है? आप उस चीज को भी तो तुलना करो इस चीज से। पहले 10 साल पहले अपन 20,000 रुपए में अपन को जब प्लॉट मिल जाता था, आज देखो आप 20 लाख में भी नहीं मिल रहा। तो आप इस चीज की भी तो तुलना करो। आपने एक बगल तो कह दी सोर्स ऑफ इनकम भी तो बढ़ी है, तो यही है। चलिए पुरुषोत्तम भाई, ये इशू है बेरोजगारी और महंगाई, आपको लगता है? लोग एलिगेशन तो खूब लगा देते हैं, लेकिन क्या 10 साल के कामों की अगर तुलना इनसे करी जाए बेरोजगारी और महंगाई से, तो आपको लगता है कि शायद सरकार या तो समझा नहीं पा रही है, लोग नहीं समझ पा रहे? नहीं, देखो ऐसा है कि मोदी सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक को जो है रोजगार चाहिए। आज युवा जो है दर दर भटक रहा है रोजगार के लिए, तो ये कहीं ना कहीं जो है मोदी सरकार को इस पर विचार विमर्श करके इस पर एक्शन लेना चाहिए। और अगर आगे सत्ता में आते हैं तो कम से कम जो उनका वायदा है कि करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, तो कम से कम उसको तो पूरा करना चाहिए। क्योंकि रोजगार आज के युवा अच्छी बड़ी बड़ी शिक्षाएं ले रहे हैं, बड़ी महंगी शिक्षाएं ले रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा। 10-10 हजार रुपए में प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में काम कर रहे हैं, तो उसको रोजगार नहीं मानते आप? तो वो एक अल्प वेतन पर यदि काम करते हैं तो वो रोजगार नहीं कहलाएगा। वो तो एक जीविका अर्जन का वो है, एक तो माध्यम है। रोजगार तो ये है कि कम से कम सम्मानजनक वेतन तो मिलना चाहिए। अच्छा। और सम्मानजनक वेतन के लिए क्या है, कम से कम हाजी जी ने बताया कि 25-30 हजार रुपए महीने की तो कम से कम एक। ठीक है। और महंगाई तो ऐसा है, कोई भी राज आ जाओ, देखो महंगाई तो है ना, समय के अनुसार बढ़ेगी, समय के अनुसार बढ़ेगी। जिस प्रकार प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ेगी। आय भी धीरे धीरे प्रति व्यक्ति बढ़ी रही है, घट तो नहीं रही है, लेकिन उतने रोजगार नहीं मिल पाए जितनी अपेक्षा लोगों को थी कि मोदी सरकार इतने रोजगार कर पाएगी। इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब अगला एक मुद्दा आता है जो मैं इकबाल भाई से पूछना चाहूंगा कि बेरोजगारी और महंगाई के अलावा 10 साल के काम का अगर आकलन करें, हम मोदी जी के 10 साल के काम का आकलन हम करें कि जो बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं उनको आप कैसे देखते हैं? जो बड़े फैसले हैं, चाहे ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, अयोध्या का मंदिर हो, राम मंदिर का निर्माण हो, या सर्जिकल स्ट्राइक करके आज आप देखिए दुनिया में जो ख्याति देश की हुई है, जो हमारे रेपुटेशन बढ़ी है,
उन चीजों को लेकर के? नहीं, फैसले तो बढ़िया लिए हैं उन्होंने, और ये फैसले का हम भी स्वागत करते हैं, और लेना भी चाहिए प्रधानमंत्री को। आज देश में अच्छी धाक तो बनी है, दुनिया में जो बना है वो अच्छी धाक बनी है। आज दूसरा देश है ना, हमला करने से पहले सोचेगा क्या हमला करें कि नहीं करें। तो कई चीजों में भारत आत्मनिर्भर भी बनाइए वो तो। हाँ जी भाई, कई चीजें। मैं एक बार संसद के विज्ञान भवन में एक भाषण सुन रहा था मोदी जी का, जब उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मेरा स्लोगन है। और दूसरी बात मैं चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय के एक हाथ में अगर कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। विज्ञान भवन में मैंने ये सुना है। आपको नहीं लगता कि उनकी योजनाएं, चाहे वो पीएम आवास हो, मुफ्त राशन वाली योजनाएं हो, क्या जाति देख करके योजनाएं बनी है, या मुस्लिम समुदाय जो है उसको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है, आपको नहीं लगता कि हमारे समाज में कट्टरता घर कर गई? मैं कट्टर फलानी पार्टी का हूं, ये कट्टर उसका है, हम व्यक्ति नहीं देख रहे, हम काम नहीं देख रहे, हमारे अंदर जो कट्टरता भरी पड़ी है, शायद अब वक्त आ गया उसमें भी बदलाव की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखो योजनाएं जो भी बनती हैं सरकार की वो निष्पक्ष बनती हैं और इंसान के लिए बनती है, जाति के लिए नहीं बनती। हाँ, कहीं ना कहीं हम लाभ लेने में असमर्थ रह जाएं, हमारी कोशिशें नाकाम रह जाएं, या कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लाभ लेने के लिए कहीं कहीं एजेंटों की भी दलालों की भी आवश्यकता पड़ जाती है। हाँ, और वहां पर वो सिस्टम जो है वो करप्शन, वहां पर जाकर के जैसे कि 15-15 हजार रुपए जो है लेटरिंगों के लिए मिले थे उस वक्त, तो शौचालयों के लिए, तो वहां पर 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए जो है ना दलालों ने बीचों में उनमें खाए, जब जाकर के वो पैसे मिले। तो वो सिस्टम खत्म होना चाहिए। पैसा सरकार का, जिस तरह के राजीव गांधी ने उस वक्त कहा था कि मैं 1 रुपया देता हूँ और 85 पैसे जो है रास्ते में खाए थे, 15 पैसे पहुंचते हैं, तो वो सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ। वो सिस्टम अब भी चालू है। तो एक तो वो सिस्टम करप्शन वाला जो है कि पैसा 1 रुपया हो तो 1 रुपया ही पार्टी के पास पहुंचना चाहिए, कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल आपका जो है कट्टरता वाला था, तो कट्टरता वाले के ऊपर तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा सभी दर्शक जो देख रहे हैं और आपके माध्यम से मैं, कि कट्टर हर इंसान को होना चाहिए। हिंदू को हिंदुत्व पर कट्टर होना चाहिए कि वो नियमित रोजाना सुबह उठे, नहाए और सबसे पहले पूजा पाठ करे, मंदिर जाए, प्रणाम करे, जो भी कुछ उसकी प्रतिक्रिया है वो उसको करनी चाहिए। इस पर वो कट्टर होना चाहिए। अब धर्म ये सिखला रहा है कि चैंटी भी नहीं मरनी चाहिए और फिर आदमी को मार दिया जाए या किसी की हत्या कर दी जाए, तो वो कट्टरता वो गलत है। इसी तरह मुस्लिम धर्म के अंदर, मैं मुसलमान हूँ, मेरी आपसे दोस्ती है, ब्राह्मण है, मैं बकरा ईद पर मांस का सेवन करता हूँ, बकरा मेरे यहाँ जिबा होता है, तो और आप हिंदू है, मेरे मित्र हैं, लेकिन मुझे वहां पर मांस नहीं दे करके मुझे मिठाई देनी है आपको। ये मतलब तो मुझे अपने धर्म की रक्षा मुझे करनी है, आपके धर्म की भी रक्षा मुझे ही करनी है। थोपना नहीं चाहिए किसी को, किसी के दूसरे के धर्म को नहीं थोपना चाहिए कि मैं उसको अपना जैसा बना लूं या मैं उस जैसा हो जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी खर्चा अपना अपना, दोस्ती पक्की नहीं। लेकिन जो पार्टी को लेकर के कट्टरता है, लेकिन पार्टियों को लेकर के बिल्कुल विचारधाराएं बदलनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कठोर निर्णय लेने में जो है प्रसिद्ध हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं कि बिल्कुल अच्छे निर्णय वो लेते हैं और लेने चाहिए। लेकिन इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए जो शुरू में उन्होंने गलतियों का सेवन किया था, यानी जो नफरत के बाजार को गर्म किया था, वो आज उनके लिए दुखदाई हो रहा है। काम उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो नफरत का बाजार जो अब जो हमारे छोटे भैया जो डोल रहे हैं, वो उसको गरमा रहे हैं और वो उनकी छवि को दुबली कर रहे हैं। तो अब समय ये आ गया है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, तो आज देश पर राज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, भाजपा राज कर रही है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बिल्कुल बहुत अच्छा स्लोगन है, नारा है, हम उसको स्वीकार करते हैं। और मुसलमानों के लिए तो ये उन्होंने ये भी कहा था कि मैं मुस्लिम बच्चे के लिए एक हाथ में संविधान, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर चाहता हूं। तो ये इससे बढ़कर हमें कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती। सरकार से कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
हमें हमारा जीने का अधिकार हमको दे रखा है। हम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, हिंदू अपने मंदिरों में जाकर के अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ छुट भैया जो हैं वो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं या फिर एक माहौल बना दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि फिर आदमी बढ़ जाते हैं और वो कुछ इधर हो जाते हैं, कुछ उधर हो जाते हैं, और फिर बाद में जो है राजनीतिक लोग उसका फायदा उठाते हैं, राजनीतिक लोग उसको बनाते हैं। मतलब कि देख लो, अब हमें सीधा सीधा भाजपा से डराया जाता है। हाँ बिल्कुल, मुसलमानों को, जबकि 10 साल के अंदर कितने मार दिए उन्होंने, कितने लोग मार दिए उन्होंने, बिल्कुल, कितने मुसलमान मार दिए भाजपा ने 10 साल में? कुछ नहीं मारे। और जिसको मरना है वो तो मरेगा, वो किसी पे रुकेगा नहीं। लेकिन विकास जो किए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन दिल दुखाना किसी का, किसी को गालियां देना, ये जो माहौल जो बनाया है ना, मतलब मस्जिद पर भगवा झंडा लगा देना, ये ओछी है जो हरकत है जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, उससे जो है सीधी सीधी नरेंद्र मोदी जी की छवि पर तो छवि खराब हो रही है। बाकी उनके कठोर निर्णय के लिए मैं उनको स्वागत करता हूँ कि बिल्कुल जो अच्छे निर्णय लिए हैं फैसले योग्य है। राहुल भाई, राम तो पहले भी थे, राम का अस्तित्व ये थोड़ी है कि आज ही हुआ है मोदी जी के आने के बाद में। सनातन धर्म तो पहले भी था, ये जरूरी थोड़ी है कि साहब आज मोदी जी के आने के बाद ही सत्य सनातन हुआ है। फिर क्यों इस तरह का माहौल बनाया जाता है? राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, सत्य सनातन के नाम पर कब तक वोट मांगोगे? विकास के नाम पर इन चीजों पर वोट क्यों नहीं मांगते? हिंदू और मुस्लिम हो, चाहे और कोई समाज हो, ये तो इस भारत माँ की आंखें रही हैं शुरू से। आपने देखा होगा अजय जी, 70 साल से हमारे भगवान श्री राम टेंट में थे, आपने देखा होगा। अब वो टेंट से महलों में आए तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? आपत्ति नहीं। अगर कोई गरीब आदमी, एज ए टाइप उदाहरण लो, अगर कोई आदमी झोपड़ी में रह रहा है और उसका अगर मकान बन जाए, मोदी जी उसको पीएम आवास योजना दे दे, तो क्या दिक्कत है उससे? कोई बुराई नहीं है। तो मोदी जी ने यही किया सबके लिए। फिर इसका हिंदुत्वकरण या सनातीकरण क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने जो बातें रखी है, उन्होंने सभी धर्मों का ध्यान रखा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मोदी जी ने जो चुनाव लड़ा है 2014 का, वो मोदी जी ने जनता की उनसे उम्मीद थी। 2014 का जो चुनाव लड़ा था उम्मीद थी उनसे। 2019 का जब चुनाव लड़ा था तो मोदी जी पर विश्वास था, और अब 2024 का हम जब चुनाव लड़ रहे हैं तो मोदी जी की गारंटी पर लड़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, आज लोगों का, करोड़ों लोगों का मोदी जी पर विश्वास है। आपने देखा G20 का सफल आयोजन हुआ, तो पूरे विश्व के नेताओं ने मोदी जी के पैर छुए। कितनी अच्छे हैं पूरे भारत देश में, भारत की एक अलग ही छवि बनी, पूरे देश के नेता वहां पर आए। आपने देखा वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, पर हिंदू भी आए थे, मुस्लिम भी आए थे, सारे कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब इस तरह के सभी लोग आए थे। कर रहा है, मुसलमानों ने तो कभी नहीं कहा कि साहब हमें मोदी से नफरत है या कुछ वो है, बल्कि उनको साथ लेकर के चलो ना, एक भरोसा पैदा तो करो उनके दिमाग में और जहन में। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मोदी जी सबको साथ लेके चलते हैं। हमारा एक ही स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यही हमारा स्लोगन रहा है मोदी जी का, और इसी स्लोगन के आधार पर हम अब की बार 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, और ये हमें बिल्कुल पूर्ण रूपेण विश्वास है कि ये भारत में पूरा होगा। और मोदी जी ने जो गारंटी, जो काम किया है, मोदी जी ने विकास किया है, उसी के दम पर हम वोट मांग रहे हैं, और पूरी भारत की जनता उस पर खरा उतरेगी, ऐसा हमको पूर्ण रूपेण विश्वास है। पुरुषोत्तम जी, ये जो मामले हैं, ये जो खाइयां पैदा हो रही है ना, ये देखो, अगर एक बात कहें, आप भी मीडिया से जुड़े हैं, मैं भी 8-10 साल से पत्रकारिता का काम कर रहा हूं। सबसे पहले तो शुरुआत ही गलत हो गई। धर्म के नाम पर तो 2 इसी बन गया था, है ना, 1947 में। वहां से बात करें, अगर मैं बात करूं, आज देखिए जमील भाई भी यहाँ है, मैं बात करूं, एक पार्टी थी जिसने 55 साल 60 साल शासन किया, और उसको लगता था कि अल्पसंख्यक जो है ना, वो मेरा पारंपरिक वोट है, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा, और मैं इसके दम पर जीत रहा हूं। यानी आपने एक लकीर जब खींच दी तो दूसरी पार्टी, उसके पास विकल्प क्या था? वो भी तो एक लकीर खींचेगी कि आप अगर एक वोट बैंक को लेकर के बैठे तो मेरे पास भी दूसरा वोट बैंक है। अब दूसरी बात ये आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल करके ये आती है कि ये जो है ना, ये जो खाइयां बांटने का काम है, ये किसी न किसी को सख्ती से तो करना पड़ेगा कि ये सिर्फ धर्म और जातियों के नाम पर ही वोट लेते रहेंगे। विकास को लोग अवॉइड क्यों कर देते हैं और धर्म और जातियों में क्यों घुसते जा रहे हैं? ये शुरू 1947 से मान लो आप, जब जवाहरलाल नेहरू जी और ये थे, तो क्या है कि कांग्रेस ने हमेशा ही मुस्लिम को अपना वोट बैंक माना है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब जब बीजेपी 2 सीटों के साथ सत्ता में, वो 2 सीटों को लेकर के लोकसभा में पहुंची थी, तो उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, उन्होंने भी यही कहा था कि हमें भी जो है कोई ना कोई एक समाज विशेष पकड़ना पड़ेगा। और इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी उस समय। क्या है कि इस वजह से जो है, लेकिन इससे बस एक ही नुकसान हुआ कि देश में जो है हिंदू मुस्लिम आपस में
बट गए, एक खाई बन गई। एक खाई बन गई, वो जो हमेशा के लिए बन गई। आज भी आप देखो व्हाट्सएप के जो ग्रुप बने हुए हैं, आपके अपने गंगापुर में भी काफी ग्रुप बने हुए हैं, उसमें मैं देखता हूँ कि आए दिन है न आपस में हिंदू मुस्लिम के समाज के लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं। तो ये सब क्या है, अब इसे राजनीति समझो या कुछ समझो, लेकिन ये संकट जो है कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर कोई आएगा नेता, वही इस दूरी को पाट सकता है, नहीं तो ये दूरी आने वाले समय में और भी ज्यादा उग्र रूप धारण करेगी। अच्छा एक बात है जमील भाई, अभी जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि शुरुआत अगर गलत हो, आगाज गलत हो तो फिर अंजाम भी गलत होता है कहीं ना कहीं। अभी अगर मैं पूछूं, अगर आप ही से एक मैं बहुत कड़वा सच है ये, जो कहीं ना कहीं आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन पार्टियों ने वोट बैंक के रूप में अल्पसंख्यकों को इस्तेमाल किया, क्या कभी उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचा? आज उसी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कितने अल्पसंख्यक है जिनको टिकट दिए गए बताओ इस चुनावों में? नहीं दिए गए, है ना? तो फिर सिर्फ वोट बैंक बनकर के रह गया अल्पसंख्यकों उनके लिए। तो ये जो चीजें है ना, ये मन को कचोटती है कई बार कि यार हम 55 साल से 60 साल से आपके लिए वोट बैंक बनते आ रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं आप लोगों को भी विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये विचारधाराएं भाजपा बदल दे तो फिर मेरा मानना है कि लोग भाजपा से भी जुड़ने लग जाएंगे मुसलमान। भाजपा कोई हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन दुश्मन जुड़ भी रहे, लेकिन दुश्मन ये है कि अब भाजपा के बहुत सारे नेताओं के ये कहना है, मतलब मैं आपको क्लिप भी दिखला सकता हूँ कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब इससे वो क्या फायदा लेना चाह रहे हैं? देखो मैं मुस्लिम विरोधी हूँ, अब मुझे ये तो 14%, ये 15%, 85% वोट मुझे मिल जाएगा, बात खत्म हुई। राजा भैया है हैदराबाद के अंदर, आप देख लीजिए, उस पे कम से कम 25-26 मुकदमे उस पे चल रहे हैं, है कि नहीं? और वो असुद्दीन ओवैसी हमारा कोई लीडर नहीं है कौम का, लेकिन वो मुस्लिम बात उठाता है, मुद्दे उठाता रहता है, तो उसके लिए मतलब गालियों का प्रयोग से डायरेक्ट मंच के अंदर, मैं आपको क्लिप दिखा दूं, बिल्कुल भद्दी गाली देकर के प्रयोग कर रहा है, मतलब तो कहीं ना कहीं पार्टी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को, तो अब फिर मुसलमानों के पास खास सहारा रहा, खुद की पार्टी है नहीं कोई, उसको तो फिर इसी को देना। ये तो मजबूरी हो गई हमारे साथ में, जबकि 2 बार जो है कमेटियां गठित हो चुकी है मुसलमानों के ऊपर, सच्चा समिति की वो कमेटी गठित हो चुकी है कांग्रेस के टाइम में, और उनका निर्णय ये आ चुका है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है, दलितों से बदतर है। उसके बाद में भी नहीं सोचा उन्होंने, तभी तो हारे ये लोग, तभी तो मोदी जी थे। आपने बिल्कुल सही है। उस वक्त जब इन्होंने ये रिपोर्ट ला के धर दी, उसके बाद भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि इनको 2%, 5%, 4% नौकरियों में ही सही, कोई और चीजों में ही सही, इनको कम से कम आरक्षण तो दो, ताकि ये भी, क्योंकि एक शरीर का जब पूरे हिस्से जब तंदुरुस्त होते हैं ना, तब पूरा शरीर मजबूत होता है, और शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कोई जख्म अगर मौजूद है तो फिर वो तंदुरुस्त शरीर नहीं कहलाएगा, जबकि जख्मी शरीर कहलाएगा। इसी तरह हमारा देश जो है सभी धर्म वर्गों को साथ में लेकर के अगर वो सब कुछ चलता है और सभी इसमें फलते फूलते हैं तो हमारा देश तरक्की करेगा। विश्व गुरु क्यों नहीं बनेगा हमारा देश? विश्व गुरु क्यों नहीं बनेगा हमारा देश? हर कीमत पे बनेगा, और हम बनने के लायक हैं, लेकिन हमें बस यही नफरत आपस में जो है हमको तोड़ रही है, मरोड़ रही है, और इससे हमारा जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारा नाम बदनाम होता है, मोदी जी की छवि खराब होती है, देश की छवि खराब होती है कि यहाँ पर इस तरह की वो भावनाएं होती है। बिल्कुल बड़ी बात कही है आपने, और ये कड़वा सच है जो कम से कम आप स्वीकार करते हैं इस बात को कि नफरत हमें किसी से नहीं है, बस हमको बांट करके रखा गया है वोट बैंक के रूप में। कुल मिलाकर के ये है राजनीति का प्रारूप, राजनीति का स्वरूप कितना बिगड़ा है। जो मुद्दों पर होनी चाहिए थी अब व्यक्तिगत होकर के रह गई। ये इतना गिरा हुआ है, ये गरीब है, ये तो फलाना है, ये चाय वाला है, कोई कह रहा है ये तो साहब विदेशी है, ये बाहर से आया हुआ है। राजनीति के स्वरूप को आपने तो बहुत लंबे टाइम से इन चीजों को कवरेज किया है। कितनी छिछली और कितनी गंदगी अब राजनीति में हो चुकी है। जो मुद्दों पर होनी चाहिए थी, विकास के बातों पर होनी चाहिए थी, स्थानीय लड़ाइयों पर होनी चाहिए थी, वो व्यक्तिगत होकर के रह गई। राजनीति का स्वरूप बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा? राजनीति का तो बिल्कुल ये मान लो कि सत्यानाश ही हो गया, जो इतना स्वरूप खराब हो गया कि अब आप देख लो अपने सवाई माधोपुर और टोंक संसदीय क्षेत्र में भी शुरू में दोनों तरफ से आपस में कीचड़ उछाले गए। तो ये कोई मैं उचित नहीं मानता। भाई आपको आपकी बात बतानी है, आप विकास के मुद्दों पे बात करो,
या आप क्या करोगे? आप विजन बताओ। आप अपना घोषणा पत्र बताओ कि मैं सवाई माधोपुर टोंक संसदीय क्षेत्र में यदि सांसद बना तो मैं ये विकास कराने में मैंने 2-3 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि हरीश जी ने या जौनपुरिया जी ने कोई विकास के कोई बिंदु तय करे कि नहीं करे। मुझे कहीं विकास के सिर्फ मोदी जी की गारंटी का है या राहुल गांधी की गारंटी का है, और कोई यही नहीं है कि मैं सवाई माधोपुर में ये विकास कराऊंगा, करौली में एक मतलब टोंक में ये कराऊंगा। कहीं कोई मुझे विकास का ये नहीं दिखा। सिर्फ यही है अपनी रोटी सेको और मन में आए जो बोलो, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, चाहे वो दोनों ही पक्षों के लिए है। मैंने भाजपा पर कटाक्ष कर रहा हूँ, कांग्रेस पर, तो दोनों ही पक्ष जो है अपने मन में आए वो बोल देते हैं। और जो है अब मीडिया पर भी आप देखो, 1-2 दिन से मीडिया पर भी जो है ना लोग बाग जो है जनप्रतिनिधि टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ये मैं उचित नहीं मानता है। भाई आपको विकास के बात करनी चाहिए, भाषणों में अपना विजन बताना चाहिए कि हमारा ये विजन है। हम यदि जीत के आए, क्या आप गंगापुर के जो है उजड़े हुए रेलवे को क्या देना चाह रहे हो, कैसे उसको विकास करवाओगे, क्या योजना है कोई ऐसी? अब आपने देखो रेल लाइन आपकी शुरू हो गई गंगापुर दौसा, हाँ बिल्कुल, वो एंड टाइम पे एक रेल जो है आनंद फानन में चालू कर दी, लोकल आनंद फानन में चालू हो गई। अच्छा रहता है आप 3-4 ट्रेनें तो कम से कम चालू करते हैं, जो कम से कम अब 6 महीने तक ऐसा लग नहीं रहा कि कोई जो है अभी तो सवाल ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, विकास भी करो तो कम से कम ऐसा तो करो जो लोगों को विश्वास हो, दूरगामी परिणाम हो। मतलब जौनपुरिया जी ये नहीं कि उन्होंने विकास नहीं कराए, विकास बढ़िया कराए, लेकिन आशा के अनुरूप नहीं कराए। लोगों की आशाएं जो थी, सड़कों का खूब सवाई माधोपुर टोंक में खूब विकास हुआ सड़कों के मामले में। ये नगर परिषद क्षेत्र को छोड़ दो आप अंदर के, तो ऐसी बात राज्य का विषय, हाँ वो एक अलग विषय है। सड़कों का खूब हुआ है, रेलवे में भी बढ़िया विकास हुए हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षाओं पे आप खरा इतना नहीं उतरे जितना आपको उतरना चाहिए। इकबाल भाई खूब खबरें छापते हैं, खूब खबरें लिखते हैं, हम भी और आप भी खूब पीछे पीछे दौड़ते हैं, इनका कैमरा लेकर के इनके आगे पीछे दौड़ते हैं नेताओं के। लगता है 10 साल में 2 बार सांसद रहे जौनप्रिया साहब, लेकिन वही बात आती है, स्थानीय मुद्दों की जब बात करते हैं तो आपके दिमाग में कोई विजन है ही नहीं है, स्थानीय मुद्दों को लेकर के आप चर्चा नहीं करते। राजनीति का स्वरूप बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है? नहीं, स्वरूप तो बिगड़ा ही है। आज देखो रेलवे में ये हालत है, अपने गंगापुर सिटी में कदम 14 एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो गंगापुर रुकती नहीं, सीधी जाती है, जबकि पब्लिक ने जौनपुरिया से कई बार मांग कर चुके ठहराव के लिए, बिल्कुल, लेकिन 10 साल में उन्होंने एक गाड़ी का ठहराव नहीं किया। बिल्कुल सही है। इसके अलावा बजरी खनन तो दोनों के लिए बहुत बड़ी चीज है, खुले में हो रहा है ये तो, है ना? लेकिन जो बोल वाला है ना आदमी, उसको तो खूब मिल रही है बजरियां, और गरीब है ना उसको बजरी नहीं मिल रही है। आप देख लो सवाई माधोपुर रोड पे देख लो, कम से कम 15-20 टोले जाएंगे भर भर के। और उस दिन मैं भारद्वाज जा रहे थे सवाई माधोपुर से, जब देखो कितने टोले जा रहे थे, बिल्कुल सही। पुलिस वाले भी टोले वालों को सलाम कर रहे थे। इसका मतलब कुछ लेन देन तो चलता ही है, बिना लेन देन के तो कोई पास ही होती नहीं है बजरी। राहुल भाई युवा हो, बहुत सारी उम्मीदें युवाओं से करते हैं, ये युवाओं में चेहरे नहीं मिलते क्या इन पार्टियों को? चाहे कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, ले दे करके वही वंश परंपरा परिवार इन्हीं पे आकर के आपकी जिंदगी रुक जाती है, बार बार उन्हीं चेहरों को आप रिपीट कर देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको नई टीम नहीं बनानी चाहिए और एक नए युग की शुरुआत नहीं करनी चाहिए? युवाओं पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? अजय जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अभी आपने हाल ही में देखा है राज्यसभा चुनाव में, आपने देखा है ये पुरानी परंपरावाद ये खत्म करी है। मुख्यमंत्री के रूप में हमारे आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया है, जो उसकी राजस्थान में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी बनेंगे। आपने देखा है युवा चेहरों को भी मौका दिया है, चाहे राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो चाहे ये हो, आप देखो इसमें भी विधानसभा चुनाव में कई जगह से। राहुल भाई मैं आपको टोकना चाहता हूँ, ये तो टीम ही बड़ी बिखरी सी नजर आती है आपकी। नहीं ऐसा नहीं है, भजन लाल जी वाली जो टीम है ना, ये तो बड़ी बिखरी सी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे भजन लाल जी का मंत्रियों से संपर्क नहीं है और मंत्रियों का भजन लाल जी से संपर्क नहीं है, कुछ अलग सा नजर आता है, जैसे सूरज के 7 घोड़े अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हो। सर मैं आपको बता दूं, जैसे एक परिवार में सभी सदस्य होते रहे, एक परिवार में सदस्य रहते हैं सभी, तो ये थोड़ी सभी में हल्का फुल्का मन मुटाव हो जाता है, लेकिन परिवार तो एक ही होता है। हो सकता है कि उनमें कहीं कोई बोले परिवार में ऐसी कहीं कोई अंतरकलह नहीं है, सब आपस में एक है और सब केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार ही सब
अपने चल रहे हैं रास्ते पे, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको मैं खुद का कुछ करके बताओगे या सिर्फ मोदी के चेहरे पर लड़ते रहोगे? मेरा सवाल मैं आपको एक बात आपको कब तक मोदी के चेहरे को लेकर के इसी पोस्टर वार में फंसे रहोगे? मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी इकबाल जी भाई साहब ये बजरी खनन वाला मैटर बता रहे थे, इस बारे में मेरी भी जौनापुरिया साहब से बात हुई थी। तो जौनापुरिया साहब ने बोला था, मैंने आज तक 10 साल में 1 रुपए भी न तो बजरी खनन से खाया है, न कोई दलाली ली है, न कोई कुछ लिया है, मेरा इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। और पूरे 10 साल में 1 रुपया भी अगर कोई एलिगेशन लगा दे तो मैं अपनी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये उनका, ये एक रोजगार उपलब्ध करवाने वाली चीज थी। ये टोंक और सवाई माधोपुर की बहुत लाइफ लाइन पे हो सकती थी, जिसमें माफिया तो बन गए, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एनजीटी ने हरी झंडी दे दी, उसके बावजूद भी आप लीगल तौर पर बजरी खनन क्यों नहीं चालू करवा पाए? ऐसा नहीं है, इस पर संज्ञान ले रहे हैं। और अब जल्द नेक्स्ट टाइम हम फिर से आशा करते हैं कि हमारे जौनापुरिया साहब यहाँ से जीत कर आए। और आपने देखा होगा जौनापुरिया साहब ने टोंक में 10 साल से एक निःशुल्क खुद की जेब से एक रसोई योजना चला रखी है, जिसमें प्रतिदिन 3 से 4 हजार रुपए, 3 से 4 हजार आदमी प्रतिदिन भोजन करते हैं। आम आदमी को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अब रोटी की बात है तो वो तो 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को मोदी जी भी खिला रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है सर, सब पे ध्यान है। आप देखो जिले में चाहे कॉलेज का मामला हो, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे आप देख लो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर योजनाओं का लाभ आदरणीय जौनापुरिया साहब ने सबके गरीबों तक पहुंचाया। और जो भी समस्याएं आती है वो तो तुरंत तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को भी डांटते हैं। आपने देखा कई बार उन्होंने गांव में जाकर कैंप भी लगाए। तो ऐसा नहीं है, आप एक तरफा ये नहीं कर सकते कि जौनापुरिया जी ने कुछ नहीं किया। जौनापुरिया जी ने बहुत कुछ किया। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि जौनापुरिया जी ने कुछ नहीं कहा, हम तो पूछ रहे हैं कि किया क्या है, वो बताओ ना। जौनापुरिया जी ने, चाहे आप देख लो, आप बात स्टेशन की आ रही थी, अब देखो स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है। ये सब ये किसकी देन है? अब मैं आपको बताता हूँ राहुल भाई, देखिए आप कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बिल्कुल मिला, पूरे हिंदुस्तान को मिले। स्मार्ट स्टेशन अकेला गंगापुर तो नहीं बन रहा, हिंडौन भी बन रहा है, माधोपुर 554 बने, ठीक है। आप व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करिए ना, कि टोंक और सवाई माधोपुर के वो स्थानीय सांसद हैं कि मैंने गंगापुर को ये सौगात दे दी, मैंने टोंक को ये सौगात दे दी, मैंने बंदरों को खाना खिलाने और केले बांटने से राजनीति ज्यादा लंबे दिन नहीं चलती है। दूसरी बात, आप किसी दूसरे के चेहरे पर कब तक राजनीति करोगे? क्यों पुरुषोत्तम भाई, आपको लगता है कि बार बार वही चीज है कि साहब मोदी जी ने ये कर दिया? राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे और स्थानीय लेवल के मुद्दों में बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। आज उसी चीज का सामना उनको करना पड़ रहा है। चाहे वो हरीश जी की बात कर लें, हरीश जी का ऑल ओवर लोकसभा में कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वो बेचारे विधायक रहे हैं, उनको मतलब ही क्या था टोंक सवाई माधोपुर की, ठीक है। तो अभी आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं खोकर के रह जाते हैं जमील भाई? ये लोग आते हैं, वही राष्ट्रीय चैनल पे चुनाव लड़ रहे हैं, वही राष्ट्रीय चेहरों पर चुनाव लड़ रहे हैं, साहब ये कर दिया, उस चीज को हम नकार नहीं रहे। हमने कभी ये नहीं कहा कि साहब जौनापुरिया जी बजरी खनन में लिप्त पाए गए हैं, हमारे विधायक रामकेश मीणा जी का भी कभी नाम नहीं आया बजरी खनन में। तो बात वो नहीं है, बात है आपने रोजगार कितना उपलब्ध करवाया है, इन समस्याओं का समाधान कितना करवाया है। स्थानीय मुद्दों को लेकर के आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? चाहे वो हरीश जी की बात कर लें, चाहे जौनापुरिया जी की कर लें। देखिए जी, मैं आपको बतला दूं कि जामा मस्जिद पर हमने हरीश जी को बुलवाया था, मैं तो वहां था नहीं, लेकिन हमारे साथियों ने वहां बात रखी थी। तो 3 मुद्दे उसमें रखे थे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। बिल्कुल 3 मुद्दे हमें और मुसलमानों को यही चाहिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हर कौम को यही चाहिए, सबको यही चाहिए, सबको यही चाहिए, स्वस्थ रहूं, क्योंकि सबसे बड़ी वो मुद्दे। लेकिन इन बातों को इस तरह से वो चबा गए जैसे कि हमने कुछ कहा ही नहीं उनसे। अच्छा, कोई विजन ही नहीं था, कोई विजन ही नहीं। तो वो दोनों ही पार्टियां जो हैं सिर्फ राहुल और मोदी जी के नाम पर चुनाव कब तक लड़ते रहेंगे ये लोग। खुद का भी तो मैं कम से कम, मैं अगर वार्ड मेंबर का चुनाव अगर लड़ता हूँ मान लो, और मेरे वार्ड वासियों से मैं उनको ये कह दूं कि तुम्हारा पसीना गिरेगा, वहां मैं खून बहाने के लिए तैयार रहूंगा, ये कह देना काफी होता है। तो उनमें उतना उत्साह बढ़ जाएगा कि ये हमारे साथ है, कुछ करेगा हमारे लिए। जबकि ना तो कोई पसीने पे कोई खून बहाता है, ना कोई कुछ करता है, ये एक जुमला है। लेकिन उससे संतुष्टि मिल जाती है सामने वाले को कि ये मेरा साथ देगा, मेरा बुरा वक्त आएगा तो मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरा काम करवा देगा। तो यही जो है आशा और उम्मीद जो है सांसद महोदय से रखी जाती है कि भाई मान लो खुदा रखो कि ये नफरत के बाजार जो है अभी तो बंद तो होने नहीं, क्योंकि ये खाई ऐसी खोद दी है कि अब हम सबको मिलकर के जो मेहनत करनी है, तब आगे के हमारे औलादों के सामने अगर अच्छे परिणाम आ जाए
तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो मुझे तो उम्मीद नहीं लगती अपन के टाइम में कि हमारी जो है नहीं, इतना मुश्किल नहीं है आजी भाई। अगर आप हम कोशिश करते रहे तो मैं बता रहा हूं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा आएगा। मतलब बिल्कुल हमारे सामने तो ये नफरत मिटे या नहीं मिटे, लेकिन हमारे बच्चों के सामने अगर आज हमने कोशिश की तो हमारे बच्चों का भविष्य जो है इस नफरत के बाजार में वो नहीं जिएंगे। और जब ये चीजें नहीं रहेंगी ना तो फिर खाली पीली के एलिगेशन किसी पर लगाना, वो ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप सब निराधार हो जाते हैं, कोई मकसद ही नहीं रहता, क्योंकि हर आदमी पैंट के नीचे नंगा है। बिल्कुल, हम में सब नंगे हैं, सब नंगे हैं। तो ये तो फालतू की बात हो जाती है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये राजनीतिक हथकंडे हैं। हमको ये चाहिए कि इंसान की जो है जरूरतें हैं वो सरकार पूरी करती रहे और उनको सुरक्षा देती रहे। समय समय पर उनका जो है, जैसे स्वास्थ्य के बारे में है तो स्वास्थ्य का हिसाब किताब सही होना चाहिए। शिक्षा का स्तर जो है, आज हमारे बच्चे बाहर विदेशों में डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, वहां पर 25 लाख रुपए में डॉक्टरी हो जाती है, यहाँ 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है हिंदुस्तान। हमें हमारे बच्चे हिंदुस्तान के अंदर हम डॉक्टर नहीं बना पा रहे और उनको हमको विदेश भेजना पड़ रहा है। वो 25 लाख में वहां से बन के आ जाते हैं और यहाँ 1 करोड़ रुपए लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई? क्यों लग रहा है हमारा 1 करोड़ रुपए? वो सुविधा हमें यहाँ मिलनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे ही शहर के अंदर डॉक्टर बने, हमारे ही देश के अंदर डॉक्टर बने। फिर उनका लेकर के एक एग्जाम देते हैं, वो एग्जाम में उनको फेल कर देते हैं और उनकी करी धरी मेहनत सब बेकार हो जाती है। बिल्कुल। तो पुरुषोत्तम भाई, अब मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा। मुद्दे क्या हैं जिन पर काम हुए हैं, एक पत्रकार के रूप में आपसे पूछना चाह रहा हूं, पिछले 10 साल में वो कौन कौन से हैं जो एक पत्रकार के रूप में आपके दिमाग को क्लिक किया है कि हाँ ये बेहतर काम हुए। दूसरा, आने वाले दिनों में ये काम और करने पड़ेंगे, तब जाकर के एक देश की बुनियादी जरूरतें पूरी हो पाएंगी। पहले तो मैं आपसे 10 साल के काम पूछूंगा जो बड़े लेवल पर और अच्छे लेवल पर हुए हैं और ये बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन थे। आने वाले दिनों में 10 साल के क्या विजन को आप सोचते हैं? सबसे बेहतर काम तो सड़कों का हुआ है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। हाँ, सड़कों में मतलब सड़कों में हर जगह जो है मोदी सरकार की प्रशंसा हो रही है, गडकरी जी की प्रशंसा हो रही है। बिल्कुल, विपक्ष भी प्रशंसा करता है, प्रशंसा कर रहा है। तो सड़कों का काम बहुत बढ़िया हुआ है। और जो दूसरी प्लानिंग है, जैसे गरीबों को जो है ये मुफ्त राशन है और ये इसमें बेहतर काम हुआ है। इसमें कोई स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार हुआ है, मेडिकल कॉलेज और ये सारे शिक्षा के क्षेत्र में नए एम्स बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया हुआ है। बस यदि थोड़ा सा रोजगार की तरफ से लोगों को नाराजगी है कि रोजगार पर्याप्त नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है निजीकरण एक बड़ा मुद्दा है? निजीकरण में तो क्या है कि देखो हर सरकार का अलग अलग सोचना है। तो जैसे कांग्रेस सोचती थी कि निजीकरण नहीं करना है, लेकिन मोदी सरकार ये सोचती है कि निजीकरण से कुछ न कुछ लाभ भी मिल रहा है। एक कंपटीशन की भावना पैदा होती है, टैलेंट निकल के सामने आता है। और दूसरी बात यह है कि निजीकरण के लाभ भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि निजीकरण के नुकसान ही नुकसान है। निजीकरण के लाभ भी हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो, चाहे बैंकिंग क्षेत्र में हो। इसके लाभ भी हैं। नुकसान हो रहा है तो कर्मचारियों को हो रहा है, आम पब्लिक को ये नुकसान हो रहा है कि उनके चार्जेस जो है ना, हाँ, वो बढ़ गए, थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ गए, वो बढ़ जाता है। लेकिन वहां पर आप देखिए, आप किसी सरकारी बैंक में जाओगे आपकी कोई कदर नहीं है, लेकिन प्राइवेट बैंक में जाओगे आप घर बैठे सर्विस मिलेगी, आपको घर बैठे खाता खोलने आ जाएंगे घर बैठे। तो कई फायदे भी है निजीकरण के, नुकसान भी है। अब मोदी सरकार को शायद ऐसा लग रहा है कि निजीकरण में ज्यादा फायदा है, तो हर सरकार अपने हिसाब से जो है। ये 10 साल का हो गया। आने वाले 10 सालों में क्या सोच रहे हैं आप? कौन कौन से बड़े डिसीजन हो सकते हैं? एक तो विपक्ष ये बड़ा अब्बा फैला रहा है कि साहब अगर ये 370 से ऊपर निकल गए, 400 निकल गए तो साहब आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे। आरक्षण खत्म होना तो देखो, मुझे नहीं लगता कि देश में आरक्षण अब खत्म किया जा सकता है। बस ये है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे 50 से ऊपर नहीं जाए, ये कोशिश रहनी चाहिए। और वो तो सुप्रीम कोर्ट भी डंडा चला देगा। क्या है, आरक्षण तो न तो कांग्रेस खत्म कर सकती है न बीजेपी खत्म कर सकती है, क्योंकि इस देश में शुरू से ही ऐसी व्यवस्था हो गई है। जो आरक्षण दिया है उतने सांसद भी हैं, तो कोई भी सांसद अपनी जाति का विरोध नहीं करेगा कि बिल्कुल। तो इसलिए आरक्षण खत्म होना एक हास्यास्पद स्थिति है। इसमें ऐसा लग नहीं रहा कि हाँ, निजीकरण को ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, निजीकरण बढ़ावा होने से क्या है, आरक्षण भी कुछ सीमा तक जो है कम। अच्छा, यूसीसी जनसंख्या नियंत्रण ये कानून, ये एक अच्छा कानून भी है, ऐसी बात नहीं है। यदि किसी
आदमी से उसका परिचय पूछा जाए, और तो बुराई यदि क्या है? तो उसमें बुराई नहीं है। इसमें ये बिना बात ही है ना, मेरे हिसाब से मुद्दा बना रहे हैं। हाँ, मैनिपुलेट किया गया है उसको बेबस इसमें मेरे हिसाब से तो कोई वो नहीं है भाई। आपसे आपकी पहचान ही तो पूछ रहे हैं आप, और वो भी आपसे नहीं पूछ रहे, हिंदुस्तानियों से नहीं पूछ नहीं रहे। हिंदुस्तान से नहीं भाई। आपको कोई आईडी चाहिए तो आईडी के लिए आप सबूत तो बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। आप बिल्कुल, और वो किसी से भी मांगी जा सकती है। वो एक जरूरी है। इसमें मोदी सरकार का मैं ये नहीं मानता कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। कहने का मतलब नहीं, वो एक माहौल बनाया जा रहा है अभी बच्चे का। वो तो क्या है, अब ये राजनीति है आपस की, तो आपस में मुद्दे बनाते हैं। मोदी सरकार हर क्षेत्र में ठीक है। अच्छा, बस और दूसरी बात, अब आगे आने वाले दिनों में और क्या लगता है, कौन से और बड़े डिसीजन हो सकते हैं? आपको लग रहा है ऐसा कुछ? एक तो इकोनॉमिकल की ये कह रहे हैं कि साहब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देश को बना देंगे। नहीं, डिसीजन तो देखो रक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है डिसीजन ले सकती है गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है। ये सारे देखो आजकल एक आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। पाकिस्तान आज डरा हुआ बैठा है, भीगी बिल्ली बना बैठा है, तो वो किस लिए बैठा है भाई? निश्चित रूप से मोदी सरकार ने कोई ना कोई ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज चाइना है, तो चाइना भी थोड़ा बहुत जो है पहले की अपेक्षा काफी बैकफुट पे है। तो सब मिला के क्या है, और तो सब ठीक है। बस मोदी सरकार को रोजगार के और इनके जो मूलभूत जरूरत है वो उन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए इकबाल भाई, 10 साल का कार्यकाल किस तरीके से देखते हैं? 10 में से कितने अंक देंगे मोदी सरकार को अगर पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखा जाए? नहीं, काम तो बढ़िया किए उन्होंने। 10 में से अंक कितने देंगे? नहीं, 10 में 10 देते हैं अपन तो अच्छा? काम अच्छा किया। ठीक है, और आने वाले समय में भी अच्छा काम होगा। ठीक है। हाँ बताओ। जैसे अब कांग्रेस पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी जहाँ भी बड़े बड़े नेता जाते हैं वो क्या है, मुस्लिमों को डराते हैं क्या संविधान बदल देगा, वो बदल देगा, ये करेगा ताकि है ना वोट, वो हमारा वोट बैंक खिसके नहीं। जबकि आजकल क्या पब्लिक से समझदार है। जब एक बार कानून बन जाता है, संविधान बन जाता है, तो उसको बदलने में काफी समय लगता है, और इतना आसान नहीं है। आसान भी नहीं है इतना। चलिए हाजी भाई, राहुल गांधी समझदार कब होंगे? मम्मी तो अभी भी कह रही है कि वो मैच्योर होंगे। 55 साल में भी अगर समझदार नहीं हुए तो क्या है? आज अमित शाह कह रहे थे कि साहब गहलोत जी तो लगे हुए हैं अपने बेटे को सीएम बनाने में, और सोनिया जी लगी है अपने बेटे को पीएम बनाने में। यही चलता रहेगा या कुछ और आगे भी देश के बारे में सोचेंगे ये लोग? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर खुद के बारे में सोचोगे तो खुद तक ही सीमित रह जाओगे, और देश के बारे में सोचोगे तो फिर देश के अपना आप ही प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो देश जो है सर्वोपरि है। और मैं आने वाले कल में जो आप बात पूछ रहे थे, तो मैं जो आशंका जो जताई जा रही है, मुसलमानों में जो डर भरा जा रहा है, मैं उसको एक तरह से क्लियर कर दूं आपके सामने। और पार्टी को भी क्लियर करना चाहिए कि एनआरसी के बारे में तो स्पष्ट कर दिया गया कि लागू ही नहीं करेंगे, हम मना कर रहे हैं कि नहीं एनआरसी नहीं ला रहे, CAA लेके आ रहे हैं। तो जो प्रताड़ित किए गए हिंदू हैं जो बाहर के, उनको जो है नागरिकता प्रदान की जा रही है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दिल बड़ा रखते हुए, थोड़ा सा दिल, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, थोड़ा सा दिल बड़ा रखते हुए, जो चंद लोग उनके साथ साथ मुसलमान भी आ गए हैं, अच्छा, अगर उनको भी नागरिकता दे दी जाए, क्योंकि उन्होंने प्राथमिकता मुस्लिम देश को, मुस्लिम हुकूमत को, शरीयत के कानून को ठुकरा करके भारतीय संविधान को सर्वोपरि मानते हुए, इस देश से मोहब्बत करते हुए वो इस देश के अंदर रहना चाहते हैं, ना कि मुस्लिम देश के अंदर। तो चंद लोग हैं, क्यों हम नफरत का बाजार गर्म करें? उनको भी नागरिकता दी जाए और उसके बाद स्पष्टीकरण कर दिया जाए, अब किसी को नहीं लिया जाएगा। ओके, जो है उनको तो कम से कम धुतकारा नहीं जाए, ताकि एक पक्षपात जो है अपन देखें यार ये तो हिंदू है, ये इसका साथ दे रहा है, मैं मुसलमान हूँ, बीमारी के लिए तड़प रहा हूँ, अगर मेरे लिए भी अगर आप हाथ बढ़ा देते हैं तो फिर बात ही क्या है? ठीक है, तो आप जो है, मैं इसमें अगर ऐसा करते हैं तो मैं 10 में से 11 नंबर देता हूँ नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसके अलावा अभी तक के अगर 10 साल के शासन को देखा जाए तो कितने मार्क्स देते हैं 10 में से? मैं जो काम किए उनमें कोई दो राय नहीं है। और मंदिर का जो अटक मुद्दा है, जो जिसको ये भुना रहे हैं, वो उससे मैं थोड़ा सा नाराज हूँ, क्योंकि ये धार्मिक चीजें हैं। राम को नरेंद्र मोदी जी नहीं ला सकते, राम नरेंद्र मोदी जी को लेके आए। ठीक है, भाई साहब ने कहा था कि रामलला टेंट में थे, ये हमने रखा था।
वो तो ईश्वर है यार। हाँ। तो उनको ईश्वर मानते हैं दुनिया को तो शरण देते उनको हैं, तुम उनको कैसे उनको बोलते हो? कौन शरण दे सकता है, कौन उनको टेंट में कैद कर सकता है। हम अपनी जुबान से जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे, या राम को फिर ये लेके आए तो फिर उससे पहले खाते। हाँ, अगर राम ही अगर इंसानों से ही अगर दब गए तो फिर राम खा रहे वो यार। बहुत बढ़िया बात वो ईश्वर है यार, ईश्वर है तो उसको उसकी मर्यादा पूरी होनी चाहिए, उसकी उसका एहतराम भी होना चाहिए। हमने उनका एहतराम ही गिरा दिया बिल्कुल। हमने राजनीतिकरण उनका मत राजनीतिकरण मत कीजिए। मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है, बिल्कुल आपके 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 कहने से नहीं आपके बना। कहने से नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। और मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हमारे संविधान किया का है। सम्मान किया है। जितनी हमें कोई जमीन राम उसके लिए बनी है उतनी ही मस्जिद के लिए भी मस्जिद मिली के है। लिए मिली है, तो हम उसका कोई वो नहीं करते। लेकिन उसको यहाँ पर ला करके जो अपन उसको बना रहे हैं ना, वो मत बनाइए, क्योंकि राम एक आस्था है। बिल्कुल। उसको यहाँ बाजार में लाके मत तोलिए, उसको तराजू में मत तोलिए। वो दिल में बसने वाली चीज होती है। मैं मेरे रब को, मेरे मालिक को, मेरे अल्लाह को मैं तराजू में नहीं तोल सकता, ना मैं उनको कहीं किसी, जैसे हमारे धर्म में तो यहाँ तक आया कि तुम जो है ना कसम खा करके किसी चीज को मत बेचो। कसम खा करके, यानी विश्वास दिलाते हैं ना, हाँ। तुम्हारी कसम इतने का तो मैं लेके आया हूँ, कसम खा करके चीज को यार तुम मतलब इसको धर्म में जो राम तो राम है यार, उनका सम्मान तो पूरी दुनिया करती है और देश के प्रतिष्ठित इंसान है। मतलब हमारे देश के तो कम से कम पूरी दुनिया में मानते हैं, लेकिन देश के अंदर जन्मे हैं तो पूरे हिंदुस्तान उनकी एहतराम करता है। कौन मना करता बताओ? मैं भी उनका एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ उनकी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक बात और है, आने वाले दिनों में क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि भाई ये चीजें अब हमारे देश में चलनी चाहिए, अब ये चीजें होनी चाहिए? एक तो ये माहौल बंद नहीं, मैं सबसे पहले तो ये नफरत का माहौल तो बंद हो, पहली बात लगाम लगनी चाहिए। जैसे कि अब देखा जा रहा है कि फर्जी गौरक्षक आपको खूब देखने को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पहले मुसलमानों को मारा जाता था, पीटा जाता था और बंद किया जाता, लेकिन अब हिंदू ही निकल रहे हैं उसके अंदर। और यहाँ तक कि कोई बजरंग दल का, कोई सी दल का, इस तरह के वो निकल रहे हैं। तो वो फर्जी वाली जो कोई भी हो सकता है, वो गुंडा कोई भी बन सकता है। बिल्कुल। मैं मौलाना का रूप लेकर बैठा हुआ हूँ, गुंडा मैं भी हो सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। गलत मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है गलत। किसी के किरदार पर अपन उंगली नहीं उठा सकते, कोई भी हो सकता है। तो जिस तरह की ये नफरत हो रही है, इसको बंद करके, और सबसे पहले तारीफ तो मैं ये करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री बनते ही तो सबसे अच्छा काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक करके वो देश के अंदर हमारे परचम को लहरा दिया। बहुत बढ़िया। हमारे देश के डंके को ऐसा ऊंचा कर दिया कि किसी के माई के लाल की चाइना तक हमसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता है आज, जबकि वो हमसे ज्यादा जो है ताकतवर है और सक्षम भी है। लेकिन जो है वो अब घबरा रहा है, मतलब कि इसके पास में कुछ न कुछ तो है। तो ये उन्होंने करके दिखला दिया। ये लोग डरते थे। अच्छा, कांग्रेसी ट्रिपल तलाक के अंदर मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं जमात अहले हदीस से हूँ। लेकिन हमारे अंदर क्या जमातों का जो चलन है, तो फिरके वाराना जिसको कहते हैं, मतलब तो उसमें मतलब क्या है कि कुछ मौलवियों के नजदीक वो सही है और कुछ के नजदीक वो है, हाँ नजरिया अलग है। बाकी कुरान का जो कानून है वो मोदी जी लेके आए, मैं तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, कुरान के अंदर 3 तलाक ऐसे नहीं है कि कोई सब्जी मंडी का टोकरा हो 1, 2 और 3। औरत ऐसी नहीं है। इस्लाम ने पूरी उसको इज्जत दी है। इस्लाम ने ये सिखलाया कि जब तुमको गुस्सा आ जाए, तुम उससे तंग आ जाओ, तुम्हारा जीवन नरक बन जाए, तो तब उसको तलाक दे दो। कब? जब तुम्हारा जीवन नरक हो जाए तब। तो कैसे तलाक देनी है? 1 तलाक देनी है उसको, 1 बार। अब 2 महीने की वार्निंग बाकी है। अच्छा, 2 महीने की वार्निंग बाकी है उसके लिए, कंडीशन है उसके अंदर। तो अब 1 तलाक दे दी, अब तुम उससे संपर्क में, मियाँ बीवी के संपर्क में नहीं रहोगे आप। ओके। अगर आपको 2 महीने तक अगर आपको तलाक देना है और अगर आप मियाँ बीवी के संपर्क में आ गए तो वो तलाक खत्म, वो खत्म हो गई। वो अब वही तुम मियाँ बीवी फिर दोबारा बन गई, तुम संपर्क में आ गए। तो इस तरह मतलब क्या आदमी क्या करता है कि कोई तो दारू पी आया, कोई जुआ में कोई पैसे हारी आया, कोई किसी गुस्से में है, कोई कहीं से पिट के आ गया, घर पे आ गया, मतलब हो जाता है तो माहौल है। और वहां आकर के औरत पे उसने गुस्सा निकाल दिया, और औरत ने मान लो खाना नहीं बनाया, या कोई चक्की पे आटा पिसवा के नहीं लेके आया, या कुछ भी कोई काम उसका हो सकता है, और वो उसके भरोसे वो बैठी है, उसने आकर के आती उसको चिल्ला के कह दिया, वो गुस्से में आया, उसे गिल्ले तलाक। ये लो, तो ये कोई गाजर मूली का खेल नहीं है। बहुत बढ़िया बात। ये एक सिस्टम बनाया है, ईश्वर का बनाया हुआ कानून है। इंसान का बनाया हुआ कानून चेंज कर दिया जाते, ईश्वर के कानून चेंज नहीं होते। उनने इंसान की पूरी फितरत को देख करके वो सोच के बनाई है। तो उसको इस तरह 3 महीने का उसको वक्त दिया गया है। और मैं तो आपको ये बताऊं क्या नाम से अजय जी कि 3 महीने भी किस कंडीशन में है कि वो माहवारी से पाक होनी चाहिए औरत।
वो मतलब उसको तुम मिले हुए नहीं होने चाहिए हो। हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद उसको महीना आए और महीने के बाद उस महीने के का पीरियड होता है 7 दिन और से 10 दिन तक। उस 10 दिन में वो पाक खोले और तब तुम उससे संपर्क नहीं करोगे, मियाँ बीबी के शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे, पत्नी से मतलब ही नहीं है, फिर तब उसको आप तलाक दोगे पहली, और फिर आप दूसरी का इसी तरह इंतजार करोगे अगर देनी है तो। लेकिन भाई साहब वो तो 15 मिनट बाद ही भूत उतर जाता है उसका। फिर मुल्लाओं से और हमसे वो मसले पूछते डोलते कि मैंने तलाक दे दिया, मैं क्या करूं। तब हमारे जो बेचारे ये एक अच्छा जो फैसला हाँ मानते हो आप, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बहुत अच्छा आने वाले फैसला है। दिनों में उससे मोहब्बत का बाजार बंद हो। हाँ नफरत का बाजार बंद होना चाहिए, और सबसे मोहब्बत का बाजार खुले, बिल्कुल। लेकिन और मेक इन इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सरकार किसी की भी आए लेकिन हमें फोकस भारत आत्मनिर्भर होना भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा है वो सिर्फ नफरत के बाजार से है। पाकिस्तान जो आज बर्बाद बैठा हुआ है वो सिर्फ नफरत के बाजार पर ही बर्बाद होकर बैठा हुआ है। अगर वो आत्मनिर्भर पे अगर मेहनत की होती आज उन्होंने तो आज वो कटोरे लेके भीख नहीं मांग रही होती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और हम सक्षम है। हमारे पास खनिज है, हर चीज है हमारे पास में, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, इस्तेमाल खजाने हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ इस्तेमाल करना है हमें तो। चलिए, और इस्तेमाल करने के लिए समय चाहिए। राहुल भाई अब जाते जाते आप भी बता दो, अब तो बदल दो ये जो थॉट ऑफ परसेप्शन चल रहा है, धर्म के नाम पर या एक ही चेहरे के नाम पर लड़ाई लड़ना। अब तो कुल मिलाकर के विकास की बातें हों, कुछ अच्छे मुद्दों की बातें हों तो ज्यादा बेहतर होगा। और समाज के जब आप एक तरफ कहते हो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो विश्वास पैदा तो करना पड़ेगा। सर मैं आपको एक बात बता दूं, ये नफरत के बाजार वाली बात है, ये एक तरफा यही नहीं है कि एक तरफा ये हिंदू हिंदू कर रहे हो, इसमें कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस ने सभी को जातियों में बांट दिया, किसी को एसटी, किसी को एससी, किसी को ओबीसी, किसी को हिंदू, किसी को मुस्लिम, किसी को सिख, किसी को ईसाई। ये कांग्रेस की देन है, ये जातियों में बांटना, न कि भाजपा की। और मैं आपको बता दूं, अभी आप एक वीडियो आया था, मैंने शायद सभी प्लेटफॉर्म पे वो भी किया था, उसको मैंने शेयर, आपने देखा, एक मदरसे में एक हमारे मौलवी साहब बता रहे थे कि बच्चों को सिखा रहे थे कि हिंदू शैतान होता है, कि अल्लाह अगर नहीं कहता है कि आप तो होली खेलो, अल्लाह नहीं कहता दिवाली मनाओ। अब ये मुझे बताओ कि अल्लाह ये चीज त्योहारों के बारे में कहने आता है क्या? कुछ लोग आतंकवादी सोच के होते हैं, हमारा उन्हीं के ऊपर फोकस है। हम ये नहीं कहते कि हर मुस्लिम बेकार है, हर ये बेकार है। आज हमारे देश में आप देखो एपीजे अब्दुल कलाम भी हुए, उनका माँ भारती के प्रति कितना समर्पित था, कितना एपीजे अब्दुल कलाम ने कितने सराहनीय कार्य किए। आज हम हिंदू भी उनको पूछते हैं, नहीं पूछते कि उनकी जयंती मनाते हैं, उनके त्योहार मनाते हैं। तो ये नहीं है कि हम कोई मुस्लिम विरोधी हो, ऐसा नहीं है। हम तो केवल जो आतंकवादी सोच वाले व्यक्ति हैं उनके खिलाफ हैं। हमारा ध्येय ये नहीं है कि पूरे मुस्लिमों को हमने टारगेट करना हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आतंकवादी सोच रखता है, जो देश को खत्म करने की कोशिश करता है, जो गलत है राहुल भाई, वो गलत है, धर्म ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, हिंदू चाहे मुस्लिम हो। तो एक बात जानते हैं कि जो गलत है वो गलत है, वो फिर धर्म का हुआ ही कहाँ? मैं आपको अजय जी इस बारे में बीच में बता देता हूँ बात आपको। परसों 18 तारीख को रात को मुझे 10 बजे के समथिंग एक कॉल आया था। पहले तो वो ऑडियो कॉल था तो मैंने उठाया नहीं, फिर उस पर हाई का मैसेज आया था, फिर मैंने उसका जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा 15-20 मिनट बाद मुझे कॉल आया था, तो मैंने क्या फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया, तो खोला था तो कॉल आ रहा, तो मैंने डायरेक्ट वो उठा लिया। अब वो उठा के मुझसे इस तरह से मतलब उन्होंने गाली गलौज दी, धमकी दी, जान से मारने तक की मुझे धमकी दी। अब पता नहीं वो कौन व्यक्ति था, है पाकिस्तान का नंबर था, लेकिन इस तरह की आतंकवादी जो सोच है, ये घटनाएं, इनकी हम निंदा करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो इनकी जो हमारे देश में, उनका क्या काम हस्तक्षेप करने का? अभी विजन क्या है, आगे क्या विजन लेकर के? आगे विजन यही है हमारा, विकसित भारत 2047 हमारा, ये जो सबको साथ लेकर चलेंगे हम, हमारा यही विजन है। नफरत का बाजार बिल्कुल बंद होगा सर ये। लेकिन जो आतंकवादी जो सोच जो व्यक्ति रखते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उनको उनका खात्मा निश्चित है, ये मान लेना आप। एक मिनट हाँ, बिल्कुल। मैं भाई साहब की बात पर, राहुल जी के पे थोड़ा सा एक टिप्पणी करना चाहूंगा। और टिप्पणी ऐसी नहीं है कि मेरे मित्र हैं, मतलब एक तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि अभी के कोई कॉल आया था, तो ये हम स्टूडियो में बात चालू होने से पहले ही मुझे बता दिया था। तो मैंने इनसे कहा है कि घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नाम आया था आमीन कुरैशी, उन्होंने बताया आमीन कुरैशी पाकिस्तान से आया था, तो मैंने कि सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपन एसपी साहब के पास चलते हैं और बात करते हैं। जब गूगल का सीईओ हमारा हिंदुस्तान का बन चुका है, तो इसकी जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? इसका पता निकलना चाहिए कि कोई यहीं का षड्यंत्र रच रहा है या हकीकत में वहां का है, वो कोई ठग है या कोई किलर सुपारी है, कौन है, क्या है, वो बिल्कुल होना चाहिए। और भाई की सुरक्षा होनी चाहिए ये। और मैं तन मन धन से भाई के साथ हूँ। दूसरी बात, मैं आतंकवाद
तो आतंकवाद में मैं थोड़ी सी ये बात कहूंगा कि अपन थोड़ा सा 50 साल पहले चले जाएं। तो 50 साल पहले जो है दलितों में और ठाकुरों में जो भेदभाव हुआ करता था, उस भेदभाव ऊंच नीच का, उस भेदभाव के नतीजे से डाकू बना करते थे। हाँ, चंबलों में भीड़ों में हाँ, हाँ, बिल्कुल। यानी कहीं न कहीं वो सताए हुए थे, तब वो जाकर के वो इकट्ठे होकर के वो है ना। तो इसलिए पाकिस्तानी भाड़े के आतंकवादी, बिल्कुल आतंकवादी खूब कहिए, मुस्लिम आतंकवादी कीजिए, कुछ भी कहिए, मैं समर्थन करता हूं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, बिल्कुल वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी है। तो लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तुम हमको आतंकवादी कहो, बड़े शर्म की बात है। क्योंकि फिर एलटीटी उल्फा भी है, एलटीटी भी है, श्रीलंका में क्या नाम से नक्सलवाद है, माओवाद है, सारे बाद है। फिर ये कौन है? फिर इनको हिंदू आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता है? गंगापुर सिटी के अंदर बजरंग दल के लोगों ने आतंकवाद का एक पुतला जलाया था ईदगाह के चौराहे पर, उसका हमने विरोध किया था। उसमें क्या किया उन्होंने? आतंकवाद की शक्ल बना दी मेरी जैसी। अच्छा, मेरी जैसी शक्ल बना दी कि दाढ़ी, टोपी और कुर्ता पजामा। चलिए, आतंकवादी सिर्फ ये ही होते हैं? फिर किसी का एक पूरा नक्शा बना देना कि ये धर्म ही आतंकवाद है, तो ये सोच बदलनी चाहिए। और फिर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आतंकवादी मुसलमान नहीं है, नहीं, और है तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनकाउंटर में मार दो उसको। नहीं, फिर वो मुसलमान भी नहीं, वो मुसलमान भी नहीं है, और उसको इनकाउंटर में मार दो। कौन? मैं समर्थन कर रहा हूँ, उसका इनकाउंटर करो डायरेक्ट। अरे अब से पहले नहीं मरे हैं क्या? और मरे, नहीं मरे हैं। लेकिन ये बार ये आतंकवाद बिल्कुल मरे। लेकिन अब जब क्या नाम से गौ हत्या के नाम पर आई में मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती है, तो क्या वो आतंकवाद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आतंकवाद का कोई सफर के अंदर, मैं खुद जब सफर के अंदर ट्रेन में जाता हूँ तो मुझे ये घबराहट रहती है कि कहीं मेरी लिंचिंग नहीं हो जाए यार, क्योंकि मैं तो दिख रहा हूँ यार, मैं तो मुसलमान सा दिख रहा हूँ भाई। एक बिना दाढ़ी वाला आदमी तो भीड़ में नहीं पहचाना आएगा, लेकिन मेरी तो पूरी पहचान है। तो यार ऐसा माहौल क्यों बनाए हम? बिल्कुल, सबके प्रति प्यार मोहब्बत। नहीं, वही चीज है कि वो जो माहौल है ना, वो बदलना पड़ेगा। और जो आतंकवादी है ना सर, उसका तो कोई धर्म है ही नहीं, उसका तो कोई मजहबी नहीं है। और ये जो खाई है ना, ये तो पाटनी पड़ेगी। और यकीन मानिए आप, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, इस माँ भारती के ये संतान है जिन्होंने मिलकर के और इस देश को सजाया है, संवारा है। याद रखिए, अब्दुल कलाम का भी उतना ही योगदान है, तो राम और रहीम का भी उतना ही योगदान है, तो सबका उतना ही योगदान है। बस ये जो छुटवैया नेता है ना, जो खाई पैदा करने का काम करते हैं, इनसे बचना पड़ेगा। ठीक है, ये देश तरक्की करे, ये सब चाहते हैं। इस देश में अमन हो, शांति हो, ये हर व्यक्ति चाहता है। वही बात है ना कि तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे, और मेरे आंसू तेरी आंख से निकल भी सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो आगे निकल भी सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। खुल करके आप लोगों ने अपनी बात रखी है जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी न्यूज़ 7 राजस्थान के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये जो चुनाव 26 तारीख को दूसरा चरण है, बिल्कुल, इसमें जो है सभी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें। चाहे किसी को भी वोट दें, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और ये जो विकास कराने में आपको उचित लगे उस प्रतिनिधि को वोट दें, लेकिन वोट अवश्य करें और प्रशासन को भी सहयोग प्रदान करें। अच्छी वोटिंग हो अपने क्षेत्र, अपने क्षेत्र में 80 से 85%, 90% तक वोट हो, ऐसी मेरी। हाजी भाई, आप भी एक बार अपील करो कि बिल्कुल मैं मुस्लिम भाइयों से भी और पूरे देशवासी शहरवासियों से भी अपील कर रहा हूँ कि जुमे का तो दिन होगा, तो जुमे के दिन से थोड़ा सा क्या है कि मुसलमानों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश ये है कि फजर की नमाज पढ़े और पढ़ करके नहा लें, पढ़ करके नहा लें, और नहा करके सबसे पहली कतार में आप खड़े हो जाएं, और सेकेंड कतार के अंदर हम औरतों को लगा दें। उसके बाद में कि जब नमाज से पहले जो जेंट्स अगर वोट दे देता है, तो लेडीजों को नमाज के बाद में उनको लगा दिया जाए। लेकिन वोट किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वोट अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि एक वोट से सरकार गिर जाती है और एक वोट से ही सरकार बन जाती है। आप अपने वोट को, एक वोट को, अपने वोट को ये मान के चलिए कि मैं एक प्रधानमंत्री का जो है चयन करने के लिए जा रहा हूं, मेरे वोट से प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए अवश्य वोट दें। बिल्कुल, आप भी राहुल भाई एक बार अपील करें अपने लोगों से और युवाओं से। मैं सभी गंगापुर सिटी वासियों से और भारत के सभी प्रत्येक नागरिक से मैं यही कहूंगा कि आप अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, चाहे आप मत किसी को भी दें, वो आपकी मर्जी है, आप मत कहाँ देते हैं, लेकिन आपका जो मत है वो कहीं ना कहीं
अब एक प्रधानमंत्री को चुनता है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, अपने देश का भी ध्यान रखना है कि हमारा देश किन हाथों में सुरक्षित रह सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मत का प्रयोग करें। और सभी भाई को मेरा जय श्री राम, सभी को मेरा प्रणाम। तो कुल मिलाकर के हैं, अपने मत का प्रयोग जरूर करें, वोट देने जरूर जाएं। उस दिन 26 तारीख को शादियां भी बहुत है, मुझे भी मालूम है, बहुत जबरदस्त साया है, लेकिन वोट देने में ज्यादा वक्त लगता नहीं है। तो वो काम आप जरूर करें। और ध्यान रखना, उंगली पर अगर शाही नहीं लगवाई मतदान की तो फिर सरकार पर उंगली उठाने का भी हक नहीं है। ये ध्यान रखिए, कर्तव्यों से अधिकार बंधे होते हैं। अगर आप अपना कर्तव्य निभाओगे तो अधिकारियों के लिए भी लड़ पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर पुरुषोत्तम भाई, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़ी सार्थक सी चर्चा रही है आप लोगों के साथ। हाजी भाई को तो जब भी याद करते हैं बिल्कुल आते हैं, ये इनकी जरा नवाजी है। और राहुल भाई भी आज हमारे साथ आए। उम्मीद करता हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की स्वस्थ जो चर्चा है, डिबेट है, वो लगातार हम कुछ ना कुछ मुद्दों पर लेकर के और एक्सपर्ट के साथ आपसे बिल्कुल करते रहा करेंगे, आप तक पहुंचाते रहा करेंगे। 26 तारीख याद रखना, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जाएं और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जय हिंद और जय भारत। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में